किसी के रिचुअल में गए होंगे, जैसे किसी का डिवाइन हुआ सिलेंडरली है, या कोई एक छोटी एज का बंदा चला गया जो जॉब कर रहा था, बच्चे हो रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि इंश्योरेंस कितना ले रखा है और इनके बच्चों को देखभाल कौन करेगा। इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं। पहली बात तो बहुत हेल्थ की दृष्टि से देखा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम क्या होती है, कितने एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ओके सो हारिस भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और आज हम लोग इंश्योरेंस की पूरी इंश्योरेंस सेक्टर को डिकोड करने वाले हैं जी। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे लाइक इंश्योरेंस के बारे में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। सो प्लीज़ बताइए अपने बारे में। Yeah, first of all, thank you very much, Abhishek brother, and for a Savior Foundation कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरे को पिक किया एक पर्टिकुलर एक बहुत ही नोबल कॉज और एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट के लिए आपने मुझे चुना। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड यू प्लीज़ आस्क मी वट एवर यू हैव थाट्स और जो आपके समाज के प्रति जो क्वेश्चंस आपके मन में हैं इंश्योरेंस को लेके, होपफुली आई गिव द अटेंटिव आंसर टू यू। डेफिनेटली। सो भैया सबसे पहले तो लाइक आपने 25 इयर्स दिया है इस इंडस्ट्री को। जी। 25 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है और आपने पूरी एक सब कुछ देखा है आपने। बहुत सारे आपने लोगों को क्लेम दिलाया होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होगी, आपने पॉलिसी बेचा होगा, क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। मैं इस पूरी जर्नी को जानना चाहता हूँ राइट कि एक इंश्योरेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है इंसान के लिए और इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं, आप मुझे ब्रेक डाउन करके बताएं। या अभिषेक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंडस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग से काम किया जब प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था। आई स्टार्टेड माई कंपनी कॉल्ड विद द नेम ऑफ कोटक ओल्ड म्यूचुअल जब कोटक बैंक नहीं आया था। हम 2001 में आई गॉट अ लाइसेंस एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे उधर कोटक साहब से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला था और आई वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ कोटक। तो मुझे अभी भी मुझे अपना लाइसेंस याद है, दैट इज़ 809A इज़ माई बेसिकली एजेंसी कोड जो मैंने क्वालिफाई किया था IRDA के टेस्ट के बाद में। एंड क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो वी हैव टू बेसिकली चैलेंज LIC इन एवरी नुक एंड कॉर्नर, क्योंकि LIC इज़ द एकमात्र कंपनी जो कि अपना मोनोपोली चला रही थी। और क्योंकि इंडिया ने जो डिसेंट्रलाइज किया था इंश्योरेंस सेक्टर को, वो एक मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट बना था जिसकी वजह से फिर IRDA फाउंड हुआ और IRDA ने कंपनीज़ को इनवाइट किया जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस थे कि आप आके फॉरेन प्लेयर के साथ मिलके जिनको 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो, आप उनके साथ आके हमारे को यहाँ पे इंश्योरेंस में आप कंपनी लेके आइए एंड डू द बिजनेस। तो कोटक इज़ वन ऑफ देम, जिसका कि ओल्ड म्यूचुअल जो कि एक साउथ अफ्रीका बेस्ड कंपनी है उसके साथ टाइप था और मैंने कोटक के साथ में एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में काम किया। एंड दो आई वॉज बेसिकली ए सेल्स गाय, तो ये मेरा एक पार्ट टाइम असाइनमेंट था। दैट आई एम वर्किंग फॉर NCR कॉरपोरेशन जो कि एक ATM इंडस्ट्री थी। और मेरे जो कलीग थे उन्होंने मुझे बेसिकली कहा कि भाई आप सेल्स में अच्छे हो, वाई डोंट यू ज्वाइन विद अस। तो एक जैन साहब थे जो कि कोटक में एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन किए, उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड ही बेसिकली असाइंड मी एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और मैंने तब से वहाँ से अपना इंश्योरेंस का जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, आई यूज टू सेल इंश्योरेंस बिकॉज दैट टाइम देयर इज़ 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस, वन इज़ एंडोमेंट, वन इज़ मनी बैक। और सॉरी कैन यू प्लीज वन इज़ एंडोमेंट। एंडोमेंट इज़ बेसिकली बेसिकली माइलस्टोन बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें आप 10 साल देते हैं, 20 साल बाद मैच्योरिटी मिलती है, या 20 साल लगातार प्रीमियम देते हैं, 22वें साल या 25वें साल आपको मैच्योरिटी मिलती है, वेयर यू गेट इंश्योरेंस कवर एज वेल एज यू गेट योर मैच्योरिटी विद बोनस एंड ऑल। तो एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, रिविजनरी बोनस मिलता है, ये सब बोनस के प्रकार हैं। ओके। एंड हम लोगों को बहुत छोटे छोटे केसेस मिलते थे बिकॉज LIC से कंपटीशन था। एंड 2001 में इतना ज़्यादा प्रीमियम भी लोग अफोर्ड नहीं करते थे बिकॉज पर कैपिटा इनकम भी कम थी, लोगों की सैलरीज कम थी, 10-10, 15-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार के ब्रैकेट में लोग काम करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग ही लोग 2500, 3000, 4000 काइंड ऑफ
प्रीमियम मुझे याद है, मैंने वो किए। ठीक है, आज की डेट में लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रीमियम चेक काटते समय हेजिटेट नहीं करते, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारी चीज़ें रही, और मैंने हर तरह के कस्टमर्स को मिला, कॉर्पोरेट कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर, सभी की तरह से मैंने काम किया। और सेकंड, आपका जो थॉट था या क्वेश्चन था कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। देयर इज मेनली 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस अभिषेक। वन इज़ एश्योरेंस बेस्ड इंश्योरेंस। एश्योरेंस बेस्ड इंश्योरेंस हमारे वो इंश्योरेंस होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती हैं, वो एश्योरेंस बेस्ड होती हैं। उसमें कंपनी आपको एश्योर करती है कि आप मुझे इतना प्रीमियम दो, उसके कंपैरिजन में आपको मैं इतने गुने का इंश्योरेंस कवर दूंगी। ठीक है, इफ़ समथिंग मिस हैपन विद यू, हम आपको उतने का क्लेम देंगे आपकी फैमिली को जिसको आपने नॉमिनेट किया है, या जो आपका लीगल हेयर होगा उसको वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ अ एश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी। उसमें ये नहीं होता कि भाई एक एक्स आदमी को कुछ हो गया तो उसका पैसा काट लो, उसको 5 लाख का क्लेम नहीं देना, उसको 4.5 लाख का क्लेम देना है। नो, एश्योरेंस में क्या होता है कि पूरा का पूरा एश्योर्ड है कि उसको इतने का बीमा देना है। एंड सेकेंड इंश्योरेंस इज इंडेमिनिटी बेस्ड इंश्योरेंस। इंडेमिनिटी एक वर्ड है जिसमें जितना नुकसान हुआ है उतने का बीमा दिया जाता है। एंड द बेसिकली 2-3 प्रोडक्ट्स और 2-3 कैटेगरीज कम फॉल इन टू दिस प्रोडक्ट लाइन। वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी बेसिकली उतने का ही क्लेम दिया जाता है जितने का बंदा बीमार है, कोई सर्जरी हुई है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज है ड्यू टू हार्ट सर्जरी के लिए, तो उसकी हार्ट सर्जरी पर जितना बीमे का क्लेम आएगा वही क्लेम कंपनी उसको देगी, हेल्थ कंपनी, कैशलेस में या रियम्बर्समेंट बेस में। सेकंड, आप व्हीकल चलाते हैं, फॉर एग्जांपल यू रनिंग योर ओन, आप CRV रन करते हैं, ठीक है, होंडा की, तो आज की डेट में गॉड फॉरबिड अगर आपकी कार कहीं पे भी चौराहे पे जाके कहीं पे किसी से लग जाए तो, और आपकी एक हेडलाइट ब्रोकन हुई, ठीक है, तो जो क्लेम कंपनी है, आप जाके किसी भी होंडा के शोरूम में जाएंगे सर्विस सेंटर पे, तो दे विल गिव यू अ इंश्योरेंस कवर जितने का नुकसान हुआ है। दैट इज़ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी बेस्ड इंश्योरेंस रहता है कि जितना नुकसान हुआ उतने की भरपाई करेंगे। ये नहीं है कि 10 लाख की गाड़ी थी तो एक हेडलाइट टूटने पे 10 लाख रुपए अभिषेक जी को दे दिए जाएँ। नो, इफ ही इज़ एलिजिबल फॉर 60,000 रुपीज़, कंपनी विल रियम्बर्स और गिव अ फ्री क्लेम ऑफ 50,000 रुपीज़। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस के प्रकार हैं, और हमारे यहाँ पे सभी तरह के, मतलब जितने भी जनरल इंश्योरेंस है, दे आर बेसिकली इंडेमिनिटी बेस्ड इंश्योरेंस। और आज की डेट में तो डॉक्टर्स लोग इंडेमिनिटी बेस्ड इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को उनकी सर्जरी से कोई बंदा की डेथ हो जाए, कि कोई आई सर्जन है उसका गलत ब्लेड चल गया या लेज़र ज़्यादा तेज चल गया तो उसकी आइज़ को क्या हुआ, तो वो इंडेमिनिटी इंश्योरेंस पहले से लेके बैठा होता है कि कंपनी या कस्टमर या जो पेशेंट है वो डॉक्टर पे क्लेम ना करे, वो इंश्योरर उसको पे करेगा जितना भी उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। होप आई क्लियर योर क्वेश्चन। भैया, इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है ना, इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं। पहली बात तो बहुत हे की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत सारे लोग जो एजेंट्स होते हैं, लाइक आपके भी अगल बगल में, हर के अगल बगल में एजेंट्स होते हैं, राइट। तो जब कहीं पे वो जाता है, अप्रोच करता है, उसको उस तरीके से नहीं देखा जाता है। और हमारे जैसी कंट्री में जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी ज़्यादा कमी है, जहाँ पे अगर आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो आप ये ब्लेम करते हो कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे फैमिली ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बट वो इंसान सही समय पे अपनी हेल्थ के इंश्योरेंस नहीं करवाता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्यों ऐसा होता है? क्यों लोग ये आरोप लगाते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे कि ये सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैम होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब आपसे बस पैसे लेते हैं, कुछ नहीं मिलता है? क्या आप बोलना चाहोगे? अभिषेक, यू राइटली सेड, और ये बेसिकली जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक मिले जुले एक सामाजिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ। आई वर्क विद लॉट्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक कोटक, अपना HDFC लाइफ, आई वर्क विद SBI लाइफ, आई वर्क फॉर बजाज। तो ये सारी कंपनीज जो हैं बड़ी नामी गिरामी कंपनी है, इनकी अपनी रेपुटेशन है, इन लोगों ने अपना पैसा स्टेक पे लगाया हुआ है टू जस्ट गेट अ बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेसमैन है तो दे नीड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बट उसके साथ साथ ये समाज के लिए बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं जो LIC नहीं कर पाई। वाई यू थॉट 24 कंपनीज आर हेयर इन कंपटीशन विद LIC? क्यों? क्योंकि LIC पेनिट्रेट कर ही नहीं पाई इंडिया को, उन्होंने एडुकेटली इंश्योर कर ही नहीं पाए। 3.5 या 3% का बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन था जब LIC से डिसेंट्रलाइज होके इंश्योरेंस कंपनीज आई। आज की डेट में 8 या 8.25% का पेनिट्रेशन रेट है इंडिया में
पेनिट्रेशन रेट इज बेसिकली एडुकेटली इंश्योर्ड। मान लीजिए आप Okay, yes. 20 लाख रुपए कमाते हैं और 20 लाख के एवज में अगर अभिषेक की एज अभी 40 है तो 40 के हिसाब से आप 20x के ब्रैकेट में हुए तो 20 लाख का 20 गुना आप लगाइए कितना हुआ 4 करोड़ 4 करोड़। तो अभिषेक इज एलिजिबल फॉर 4 करोड़। इफ समथिंग हैपन टू अभिषेक 4 करोड़ रुपए का फैमिली पे डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, उसको कौन कवर करेगा? तो वो मेरे जैसे इंश्योरेंस कंसल्टेंट या मैनेजर का काम है कि उस व्यक्ति को प्रॉपर इंश्योरेंस कवर दें। उतने ही एडुकेटली इंश्योरेंस का जो डेटा है वो 8 या 8.25% का आज की डेट में मार्केट में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। 140 करोड़ की जनता में से 8% आप निकाल लो कितना हुआ? अराउंड 12 करोड़ लोगों ने पॉलिसी करा रखी है। बस एडुकेटली इंश्योर्ड है। करा बहुत ने रखी होगी। Okay, कोई व्यक्ति 500 रुपये दे रहा होगा एंड ही इज हैप्पी कि आई एम पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। और ओके, आप इसको ना आसान शब्दों में बताएं कि एडुकेटली लाइक इंश्योरेंस क्या होता है। हरीश जी, अभी आपने बताया एडुकेटली इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस तो बहुत लोगों ने करा रखा है लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्या होता है एडुकेटली इंश्योरेंस। जो आपसे मेरी बात कवर क्या होती है? अभिषेक, एडुकेटली इंश्योरेंस का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपका एग्जांपल दिया था या मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं। मान लो मैं 5 लाख रुपीस अर्न करता हूँ साल का है और मैं 40 इयर्स का हूँ, तो 5 लाख का अगर मैं 40 की एज में हूँ तो मेरा जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेटर कहता है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसका मल्टीपल कम से कम 10 से 15 गुना या 20 गुना होना चाहिए। तो 40 इयर्स में इंश्योरेंस थ्योरी है, हम कम से कम 15 से 20 गुना का इंश्योरेंस कवर का मल्टीपल दे देते हैं। तो 5 लाख का 20 गुना कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़। तो मैं हरीश शर्मा 1 करोड़ रुपए के लिए एलिजिबल है। इफ ही विल बिकम इंश्योर्ड ऑफ 1 CR, तो ये कहा जा सकता है कि इनकी फैमिली 1 करोड़ से अपने जो फाइनेंशियल बैकअप है, मोरली तो आज की डेट में इफ समथिंग हैपन टू मी नोबडी विल कैन डू द compensate that, but financially insurance company by my will, जो मैंने चूज किया कि मैं अपने को 1 करोड़ का इंश्योर करूं सो दैट मेरी फैमिली इंश्योरेंस कवर से अपने कुछ टाइम तक के लिए कवरेज कर दे फाइनेंशियली, वो जो मिटिगेट करे अपने जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो ये एडुकेटली इंश्योर्ड का थ्योरी है। और बेसिकली इंडिया में आज की डेट में मैंने आपको 25 साल से बोला कि मैंने अपने इंश्योरेंस किया, मैं 11 साल मैंने एजेंसी चलाया, तो मैं कितने लोगों से मिलता था। बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को कन्विंस करना कि इंश्योरेंस ले लो भैया, या आप ले लो। नियर एंड डियर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड समटाइम दे कीप ए कॉर्नर विद यू, यार ये तो आके इंश्योरेंस ही मांगते रहते हैं। बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर माई सेल्फ। Certainly, I am getting some peanuts of incentive. What company is giving? That is not given by your amount. क्योंकि आपका अमाउंट तो इन्वेस्ट ऑलरेडी है, बट जो कंपनी दे रही, क्योंकि कंपनी ने मुझे बीमा अभिकर्ता के रूप में मुझे लिया है, या एजेंट या एडवाइजर या कंसल्टेंट के रूप में लिया है, तो उनका काम है कि ये सोर्स करके हरीश लेके आए या अभिषेक बिजनेस लेके आए, वो बिजनेस कंपनी में लॉग हो और उससे हमारी पॉलिसीज, नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़े, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और इट्स बेसिकली रिस्क पूलिंग ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस इज अ रिस्क पूलिंग बिजनेस। 100 लोग इकट्ठे होते हैं, 100 में से अगर एक की डेथ हो गई तो 99 पीपल विल पे फॉर 1 सिंगल डेथ। ठीक है, तो उसी तरह से तो आज की डेट में जो मैं कुछ अगर किसी से अपने रिलेटिव से या अपने फैमिली फ्रेंड से या अपने कलीग को बोल रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस ले लो, वो एक साइडलाइन कर देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कि यार अभिषेक विल डू अ पार्टी, आज एक बियर पार्टी करते हैं, आज एक पिज्जा पार्टी करते हैं, you have a different smile in your face. Why? आपको चेहरे में क्यों स्माइल है? Because what I learned from my this huge experience, nobody want to take a responsibility. Really? Yes. Nobody want to take a responsibility for paying 10 years, 12 years or 15 years. Because today's scenario is, आज की डेट में आदमी आज के लिए जीना चाहता है। If I having $1,000, I will spend in a Starbucks. मैं खर्च कर लूंगा 2 कॉफी में, बट मैं 2000 रुपए सेट करके आऊंगा बस आज शाम को। मुझसे ये मत बोलना कि इससे आप हेल्थ की प्रीमियम दे दो या अपने टर्म प्लान की प्रीमियम दे दो। दुनिया भर के एड्स आ रहे हैं। राइट, हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। अभी जब भी सोशल मीडिया में खोलते हैं तो 2 लोगों की मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया जाता है। एक तो नेटवर्किंग वालों का और सेकंड इंश्योरेंस वाले का। यार
हर जगह पे आप देखते हो कि छोटे मोटे चुटकुले बने रहते हैं कि इंश्योरेंस वाला आ गया, बस उसका काम है आके बैठना और जीते जीते मार देगा इंश्योरेंस वाला। लेकिन मैंने ये भी देखा है लोगों को कि 10,000 50,000 के लिए लोगों से के साथ में भीख मांगना, गिड़गिड़ाना कि मेरा बच्चा भी हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है, ज्वेलरी को बेचना। क्योंकि मैं एनजीओ चलाता हूँ, मेरे पास ऐसे हजारों कॉल्स रिसीव होती है हरीश जी, एंड मैं इससे बहुत रिलेट कर पाता हूँ। और वो अच्छे वेल ऑफ फैमिली के लोग होते हैं जो उस समय में हेल्थ की प्रायोरिटी नहीं देते, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को 10,000 15,000 को बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो फिर एनजीओ के पास, फिर फैमिलीज के पास, फिर अपनी गोल्ड को बेचना। क्या साइकोलॉजी है और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली अभिषेक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसान जहां तक मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। इफ आई एम कमिंग टू यू, ठीक है, मैं अभी आपके लिए पॉडकास्ट के लिए आया, यू इनवाइट मी, इफ आई आस्क यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट, हो सकता है आप भी मुझसे थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो जाए, नहीं यार हरीश भैया आप पॉडकास्ट की बात करें, आप इंश्योरेंस की बात ना करें, बिकॉज यहाँ पे जिम्मेदारी आ जाता है। इट्स नॉट अ वन टाइम काइंड ऑफ मतलब once in a blue moon kind of a enjoyment for a 1 week or 1 month or 1 years, जिसमें कि हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है इस हफ्ते में एक पिज्जा पार्टी कर लेते हैं। बट अगर मैं आपको कहीं पे इनरोल कर लूंगा, कहीं पे आपको असाइन कर लूंगा कि अभिषेक यू हैव टू पे दिस मच ऑफ प्रीमियम, व्हाट यू आर पेइंग, जो आपने मुझे डिस्कस किया था, आप 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो वेरियस कंपनीज के लिए एंड वेरियस प्रोडक्ट के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडमायर आप जैसे लोगों को कि जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, जो सब कुछ होते हुए भी अपने लिए एक अलग से इंश्योरेंस कवर, बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या वाइफ के लिए एक अच्छा एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान आपने लेके रखे हैं। तो मेन जो रीजन है व्हाई पीपल या इनकी हंसी उड़ती है, हंसी इसलिए उड़ती है आज की डेट में, अगर आप देखो आज मैं पानी की बोतल ले रहा हूँ तो इसमें भी जो वाटर सेलर है वो इस पे मार्जिन लेके बैठा है। आप क्यों नहीं उससे बोलते कि भाई छोड़ रहे हैं, तू तो इसकी क्या कहते हैं एजेंट है, तू तो पानी का, तेरे से क्यों पानी, या तो पहले मेरे इसके 2 रुपए तेरे को मिलते हैं, 1 रुपए 50 पैसे मिलते हैं, इस बॉटल में से मुझको 50 पैसे कम करके दो, राइट? डू यू हैव दैट गट्स? नहीं। फिर आप क्यों इंश्योरेंस वाले एडवाइजर से जो आपको पूरे 20 साल के लिए सर्विस देने के लिए आ रहा है, उससे आप उसका हक क्यों मांगते हैं? इज ही गेटिंग सो मच ऑफ मनी? क्या वो आप जब लाख रुपए दे रहे हैं पूरा लाख रुपए उसके घर पे चला जा रहा है? नो, ही इज जस्ट अ मीडिएटर, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली बॉस आपके घर नहीं आ सकती, या एड के थ्रू, या क्या कहते हैं आज के डेट में कपिल शर्मा के एड से जो वो हार उतारते हैं, पहनाते हैं, या जो आपको बेड में से उठा लेते हैं, क्या आप उससे इंश्योरेंस सीख लोगे? कितने लोग उससे इंश्योरेंस ले लेते हैं? वो लोग उस टाइम पे चैनल बदल देते हैं कि अरे तो मरने की बात कर रहा है कपिल शर्मा, जो लोगों को हंसाता है वो कह रहा है कि डेथ बेड से बंदे को उठा रहा है। तो क्या आप उस लोगों को बेसिकली वो रखेंगे? आपका जो अच्छा एडवाइजर, जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो कंपनी और आपके बीच में माध्यम बन रहा है, जो एक अच्छा प्रोडक्ट आपको समझा रहा है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ अगर एक अध्यापक है, आप बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हो? आप एनसीईआरटी की बुक लाके खुद तो नहीं पढ़ाते, बिकॉज यू हैव अ मीडिएटर विद इन स्कूल एंड योर होम, जो घर पे जहाँ जाएगा तो उसको एक स्टिपुलेटेड एनवायरनमेंट में उसको पढ़ाया जाएगा, वो उसको थॉरोली, क्योंकि वो उसका ज्ञाता है, वो टीचर उनको पूरा वर्बेटिम बताएंगे आपके बच्चे को, और तब जाके वो कुछ सीखेगा और वो किसी भी एग्जाम या किसी भी कंपटीशन को फेस कर पाएगा। सिमिलरली इन इंश्योरेंस, अगर मैं किसी इंश्योरेंस को प्रोडक्ट को जानता हूँ, मैंने 25 साल लगाए, तो मेरे 25 साल लगाने का फायदा नहीं अगर मुझे लोगों से टाइम मांगना पड़ रहा है। डू यू नो इन इंडिया वी आर गिविंग आवर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझसे पूछा भी था। अभी मैंने कल जब मैं पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, जैसे यूरोप जैसे कंट्री में जो कि लोग वहाँ पे अच्छे वेल ऑफ है, राइट, जहाँ पे गवर्नमेंट उनको हेल्थ सब्सिडीज देती है, सब कुछ देती है, वहाँ पे भी कंसल्टेंट जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको एक अच्छा कंसल्टेंसी मिलती है। बट यहाँ पे कंसल्टेंसी तो छोड़िए, बकायदा गाली मिलती है, बकायदा ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये क्या कर दिया, ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बाहर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, दे हैविंग अ वेरी गुड इनकम। मेरे कुछ अभी यहाँ पे क्लाइंट्स हैं जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करते हैं, दे वर्क फॉर ओरेकल, तो वो वहाँ पे काम करते हैं। उसमें बोलता है यार ब्रदर दे हैविंग अ वेरी गुड, मतलब मैं कोटक के टाइम के रिलेशनशिप उन भैया से बता रहा हूँ अपने,
तो ही इज माय नेटिव, मतलब वो होम टाउन से ही है। वो बोलते हैं अनिश मेरे पास तो यार फाइनेंशियल ना यहाँ पे कंसल्टेंट होता है, कंपनी ने एक चीज दे रखी है कि 5 लाख रुपीज यू हैव टू पे टू दैट कंसल्टेंट, वो मुझे बताएगा कौन से म्यूचुअल फंड में जाना है, कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कौन सा मनी बैक प्लान लेना है, या कौन सा यूलिप पे पैसा लगाना है। तो सी द डिफरेंस। एक आदमी जो आपने बोला जो किसी के पीछे लग रहा है कि भैया पॉलिसी ले लो, कुछ समझ लो, एंड पीपल आर जस्ट वो एक उससे किनारा कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, और वही वो बंदा 5 लाख रुपए दे रहा है अपनी सैलरी का फॉर जस्ट अ कंसल्टेशन। जो आपने बोला कि यूरोप में कंसल्टेंसी मिलती है, अभी मान लीजिए मैं एक कंसल्टेंट होता तो मैं अपने पॉडकास्ट को ही चार्ज कर लेता, बट मैं इंडिया में बैठा हूँ तो वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। आज की डेट में वो बंदा रात को चेस करे, मैंने देखा है मेरे इंश्योरेंस कंसल्टेंट जो मेरी टीम के हैं वो चेस करते रहते हैं कि सर एक पॉलिसी ले लीजिए, सर एक प्लान आया बहुत अच्छा गारंटेड, ये सुन लीजिए, सर आपको टर्म प्लान ले लीजिए, आपका इतना एडिक्वेटली इंश्योर नहीं है। तो दे जस्ट बाईपास द थिंग्स, कस्टमर इज जस्ट बाईपासिंग द थिंग्स। पता नहीं वो, मैंने आपको जो कंक्लूजन जो क्रक्स है वो यही है, दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी। हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियन से हमें लगता है कि हम बड़े पॉजिटिव टाइप के लोग हैं, हमें लगता है हमें कुछ नहीं होता है। और कोविड हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख थी कि जिन लोगों ने भी प्लानिंग कर रखी थी उनके घरों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज। और मैं एक बहुत बड़ा ही सरकारी स्टैट्स देखा हूँ, जो मैंने देखा कि 20,000 करोड़ के क्लेम केवल ये 2-3 सालों में इंश्योरेंस कंपनी ने लोगों को दिए, 20,000 करोड़ के। अगर ये कंपनीज ने नहीं दिया होता तो इंडिया की कंडीशन और कितनी बुरी हुई होती। ऑब्वियसली क्रेडिट बहुत कम मिलता है इस इंडस्ट्री को। अभी क्या है कि मुझे याद है जब कोविड हुआ था, आई वाज दैट टाइम इन एसबीआई लाइफ, आई वाज अ सीनियर ब्रांच हेड देयर इन नोएडा 63। तो मुझे याद है कि हमारी कंपनी ने, बिकॉज एज अ एसेंशियल सर्विसेज में हम लोग आते थे, तो कहीं से कंपनी ने चूज किया कि भाई ये एसेंशियल वर्ल्ड है, ये कंपनी हम डेडिकेटली लगेंगे। We lost so many our colleagues. They lose their life. ऑपरेशन के लोग, बच्चे, बहुत मेरे सामने डेथ हुई, ठीक है, वेरियस कंपनीज में, क्योंकि हमारा इंटरफेस ज्यादा होता है। मैं ब्रांच मैनेजर था तो लोग आते थे कि ये क्लेम कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, एंड वी हैव टू डू सैनिटेशन, हम लोग कर रहे हैं और फॉगिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद भी हम ऑफिस, 1 महीने बाद हमने ऑफिस खोल लिया। एंड यू आर राइट, 20,000 करोड़ का, कितने करोड़ का क्लेम डिफरेंट कंपनीज ने दिया, उसमें डेथ क्लेम भी थे, उसमें मेजॉरिटी क्लेम भी थे। तो वो सारी चीजें आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि जब इंश्योरेंस, जब बेसिकली कोविड आया था, उस टाइम हर आदमी डरा हुआ था। अगर आप उसे इंश्योरेंस की बात करो वो तुरंत आपकी बात लेता था, बट जैसे कोविड खत्म हुआ, आई थिंक कि सबने अमृत ही चख लिया। सबने अमृत चख लिया, एंड एवरीवन सेज कि भाई मुझे क्या होगा, मैं क्यों इंश्योरेंस लूं, मुझे क्या होगा। तो दैट इज द सिनेरियो, और वो चीजें भी दोबारा आ रही, कोविड दोबारा से स्प्रेड कर रहा, सारी चीजें आज की डेट में भी अब देखो कि डिफरेंट स्टेट्स में चीजें जनरेट हो रही है कि भाई इतने केसेस आ गए, इतने डिवाइस हो गए। तो हमें अगर प्रिपेयर रहेंगे तो हम सब चीज से ऑब्स्टेकल से दूर आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है। सेकेंडली, जो भी ऑडियंस सुनेंगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन को, तो मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ कि हमें कैसे ये चूज करें कि क्या हम लोगों को इंश्योरेंस, लाइक जैसे सपोज हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस, क्या हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए, जैसे पॉलिसी बाजार जैसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन है जहाँ पे आप जाके आप ले सकते हो, या जो एजेंट होते हैं जो आपको जानते हैं उनसे लेनी चाहिए, और उस एजेंट को सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये नॉलेजेबल बंदा है, अगर मुझे कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बंदा मुझे क्लेम करा के पैसा मेरा निकलवा सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। राइटली सेड। अभिषेक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बिल्कुल मेरे दिल के करीब का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक सेल्समैन और एक सेल्स पर्सन के नाते हर सेल्समैन ये चाहता है कि उसे कोई ना कोई आदमी वक्त दे। तो ये मेरे सारे फेलो कलीग्स मानते हैं कि उन्हें समय दें, और वो इतने अंदर से एजुकेटेड हैं, इतने लर्नर्ड हैं कि अगर वो कोई भी एक जो विकल्प उन्हें मिल जाए, कोई भी एक कस्टमर मिल जाए जो एक्चुअल बायर है, तो आई डोंट थिंक एनी डैम पर्सन कैन मिस सेल, और वो उसको उतना बढ़िया प्रोडक्ट देगा जितना
कि उसकी एक्सपेक्टेशन या वो टेलर मेड प्रोडक्ट उसे दे सकता है। ऑनलाइन में आप चीजों को देख सकते हो। मैं यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन लो, आप ऑनलाइन चीजों को देखो, समझो, बट यू बाय विद द रेलेवेंट गाय। और उसको आप देखने के लिए, परखने के लिए, जो आपने पूछा, आप उससे पूछो जी कब आपने आईआईडी का टेस्ट पास किया, ठीक है, आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आप कितने लोगों को सर्व कर चुके हैं, आप मुझे 100 कस्टमर का नाम बताइए जिन्होंने आपकी पॉलिसी ली है, ठीक है। मुझसे पूछते थे जब मैं कोटक में एडवाइजर था, आप कितने लोगों को पॉलिसी बेचा है, ठीक है, आपने लाइसेंस क्या दिया था, आपने कितने घंटे का ट्रेनिंग लिया। तो जितने भी, मैं ये कहूंगा कि जितने शॉर्ट टर्म लोग हैं जो बीमा बेचने आए, नेवर बाय फ्रॉम देम। जो शॉर्ट टर्म लोग हैं उनसे कभी भी बीमा ना लें। क्यों? क्योंकि ये आपकी हार्ड एंड मनी को खराब कर सकते हैं, जिसके बाद कंपनी के रेपुटेशन और उनके नाम खराब होते हैं। बिकॉज आई बीन अ ब्रांच हेड फॉर वेरियस कंपनी, मुझे कंप्लेंट आती थी कि जी आपके तो सेल्समैन ने, आपके एडवाइजर ने गलत कमेंट कर दिया, उसने मुझसे मिससेल कर दिया। अरे बॉस, व्हेन ही सोल्ड योर पॉलिसी ऑफ यूलिप, उसने साफ बोला था कि उसका 5 साल का लॉक इन पीरियड है, और आपको ये लगा कि नहीं मुझे और छोटा प्लान दे दीजिए, मुझे और छोटा प्लान दे दीजिए। जब इंश्योरेंस कंपनी ने, आईआईडी ने प्रोडक्ट ही नहीं पास किया जो कि 5 साल से छोटे टेन्योर का है, क्योंकि कंपनी को पता था पहले 3 साल का था, तो लोगों के पैसे उतने बड़े नहीं, लोगों ने उसको निकालने शुरू कर दिए, एंड दे ब्लेमिंग अबाउट कंपनी कि उसका प्रोडक्ट खराब है, फलाने का प्रोडक्ट खराब है। बल्कि ऐसा नहीं है, कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट निकाला है, दे हैव स्ट्रिंजेंट, उसके मैं क्वालिटी टेस्ट नहीं करूंगा, उसके प्रोडक्ट के टेस्ट होते हैं बकायदा, उसमें एक्चुअली लगा होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट के हेड होते हैं, बड़े बड़े लोगों के ब्रेन चाइल्ड होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज उस प्रोडक्ट को निकालती है, आईआईडी उसे अप्रूव करता है, तब जाके वो मार्केट में आता है। ये वही वाली बात है कि आपने केले का पेड़ लगाया और केले का पेड़ 7वें साल से फल देना था, आपने उसको 5 साल में ही काट दिया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको उसकी स्टैम्प और लीव मिलेगी। यू वॉन्ट गेट बनाना, क्योंकि बनाना 7 साल का है। मतलब इंडियंस के पास उतना पेशेंस नहीं है। they can't differentiate कि वो क्या कर रहा हूँ। अरे भाई, तेरे को अगर जल्दी पैसा चाहिए तो पुट इन एफडी, पुट इन लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड में लगाओ, सिप पे लगाओ, निकाल लो, रिकरिंग डिपॉजिट पे लगाओ, निकाल लो। पर आपको पता ब्याज क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। इंश्योरेंस अगर आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आपको दे रहा है, तो यू हैव टू स्टिक देयर। और जितना भी, ये मेरा मानना है, और मानना है जो भी मेरे से भी अनुभवी लोग हैं, उनका यही मानना है कि इंश्योरेंस एक लॉकिंग पीरियड इसलिए तय करता है कि आपकी जो ड्रीम है, आपके जो डेस्टिनेशन बेस्ड या माइलस्टोन बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव पूरे तब होंगे जब आप उसको छेड़ोगे नहीं। आप म्यूचुअल फंड को ब्रेक कर सकते हो, आप सिप को ब्रेक कर सकते हो, आप रिकरिंग को ब्रेक कर सकते हो, आप एफडी को ब्रेक कर सकते हो, बट इंश्योरेंस के क्लॉज क्यों रखे गए? बिकॉज इट्स अ लेंथी कॉन्ट्रैक्ट। यस। आपने बेटे को, यू हैव वन चाइल्ड ऑफ 4 ईयर, आई हैव 2 चाइल्ड। एक बेटे कितने बड़े हैं आपके? अभी 2nd क्लास में और एक अभी नर्सरी में। तो मान लीजिए नर्सरी वालों के लिए आपने कुछ प्लान किया, ठीक है, एंड यू वांट कि मेरे बेटे को 18 इयर्स में एक हायर एजुकेशन के लिए फंड चाहिए, और हरीश शर्मा आए और आपको कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट, मान लीजिए बजाज का प्रोडक्ट बता दिया या एचडीएफसी का प्रोडक्ट बता दिया, और ये इसके बाद में आपको ये टेन्योर के बाद आपको ये मिलेगा, तो आप उसमें स्टिक रहोगे, क्योंकि मैंने बेटे के लिए ड्रीम तय करा है कि इतना कॉर्पस मुझे चाहिए। वो कॉर्पस मुझे कब मिलेगा? व्हेन आई डायरेक्टली पे, रेगुलरली पे 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर डाउन द लाइन, और उसके बाद में जो गैप होगा जिसमें मेरे को प्रीमियम नहीं पे करना, बट आई विल गेट अ मैच्योरिटी एट दैट टाइम, उस बीच में मेरा इंश्योरेंस कवर भी रहेगा, और वो पैसा 10-10 के तहत टैक्स फ्री भी रहेगा। तो आपको माइलस्टोन बेस्ड प्रोडक्ट लेने के लिए कंपनीज ने इसीलिए प्रोडक्ट लॉन्गेविटी में डिजाइन किए होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इंश्योरेंस कंपनी, नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी आर इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी। लोगों को यही मिसकंसेप्शन है, ठीक है। अब लोगों को, मान लीजिए, अब लोगों को हम बोले कि भाई आज के डेट में आपको वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को लुक्रेटिव क्या लगता है, यंग जनरेशन को क्या लुक्रेटिव लगता है कि आज की डेट में लूं, कल मेरे को पैसा मिल जाए। तो बॉस, सॉरी, वी कांट गिव यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, हम आपको वो प्रोडक्ट नहीं दे सकते, बट हाँ, आज की डेट में नए प्रोडक्ट्स आ गए वेयर यू गेट नेक्स्ट ईयर से आप 38-40% का रेवेन्यू आपको मिल सकता है, वो भी टैक्स फ्री 10-10 के तहत, बट उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म गोल को साइन ऑफ करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो होप आई क्लियर दीस थिंग्स। कंप्लीटली, बहुत अच्छी बात आपने जितनी भी चीजें बताई कि कैसे हम एक सही एजेंट को चुन सकते हैं, सही एक कंसल्टेंट, एक डॉक्टर को चुन सकते हैं अपनी लॉन्ग फाइनेंशियल जर्नी के लिए। आप ये देख लीजिए, मैं हूँ या आप हो, बेटे को कोई भी पीडियाट्रिक के पास तो नहीं चले जाएंगे जिसने अभी डिग्री ली है एमबीबीएस की। यू आल्सो फाइंड अ डॉक्टर, 10 जगह पूछेंगे कि भाई उसकी प्रैक्टिस कितनी है, उसकी दवा से असर कितना है, देन ओनली यू कंसल्ट दैट पर्टिकुलर पीडियाट्रिक के जो भी डॉक्टर आते हैं वो कम टू अस कि सर ये पॉलिसी तो उन्होंने मिस कर दी, बिकॉज़ आपने ऑब्लिगेशन में पॉलिसी ली है। बिकॉज़ बैंकर कैन चेक योर बैलेंस, आई कांट। मैं एसेस करूंगा जब आप मुझे सही बताएंगे। डॉक्टर को आप सही बताओगे तभी वो इलाज करेगा, अदरवाइज वो अभिषेक जी वो इलाज नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ ही डोंट हैव एनी क्लू। वो आपको एक्सरे कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा, देन दे राइट अ मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन, या सर्जरी लिखेगा या मेडिसिन लिखेगा। तो बैंक का आई नो कंपनीज को पैसा चाहिए, बस आई एम अ प्योर एजेंसी गाय, मैंने एजेंसी में काम किया है और मुझे पता है कि एजेंसी का बंदा कितना मेहनत करता है एक पॉलिसी और एक कस्टमर को लाने के लिए। वेयर बैंकर्स कैन डू वंडर्स, वो एक दिन में दुनिया भर के बैंक ट्रिप बनाता है। क्यों? ये जो पॉलिसी भेज दी, अभी अभिषेक जी के उसमें 1.5 करोड़ रुपए दिख रहा है, ही विल पिच यू 50 लाख रुपीस अ सिंगल इन्वेस्टमेंट। क्यों? वो कहता सर इतने दिनों से आइडिया पड़ा है 1.5 करोड़ रुपए, व्हाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग अ गुड प्रोडक्ट जिसमें आपको टैक्स फ्री रहेगा। तो आदमी बैंकर्स को जल्दी, आई डोंट हैव एनी इशू विद बैंक्स, आई हैव अ इशू ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू एंड कस्टमर, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है इंश्योरेंस, वो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट इंश्योरेंस, वी आर इंश्योरेंस एक्सपर्ट, हमने 25 साल दिए बॉस। राइट। जो आज पीओ एक बना होगा प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट सरकारी बैंक में जो पीओ बना होगा, जिसको कुर्सी पे बिठा दिया है, नहीं से बैंक का एश्योरेंस गाय जो कि क्या कहते हैं बजाज की पॉलिसी बेच रहा है या एचडीएफसी की पॉलिसी बेच रहा है या कोटक का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो बंदा तो जाके आपकी बैंक बैलेंस शीट देख के प्रोडक्ट बेच देगा। राइट? आप बोलोगे नहीं यार ये रिलेशनशिप मैनेजर है, इसने मेरी ओडी बढ़ा दी, इसने मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, ही गिवन मी है बिना रीडिंग के इसने मेरे को चेक पास कर दिया मैंने। बस दे हैव डिफरेंट उनका एक माइंडसेट है, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट निकालना है, उसको एलआई का बिजनेस बेचना है, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस बेचना है, एंड ही नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू, अबाउट योर फाइनेंसेस, बट उसको आपकी नीड नहीं पता। और आप भी ऑब्लिगेशन में आके वहां से 50 लाख का पॉलिसी उठाना है। जब पॉलिसी समझ नहीं आई, यू विजिटेड एक्स कंपनी कि सर ये तो प्रोडक्ट गलत भेज दिया, तब आप उसको ब्लेम नहीं करोगे। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज ऑलवेज फाइंड अ काइंड ऑफ सूटेबल एडवाइजर जो पढ़ा लिखा हो, जिसने लाइसेंस पास किया हो, जिसके मैं कहता हूँ कि 10 से 15 अच्छे कस्टमर हो, और आप उनको क्रॉस चेक करें कि बॉस इन्होंने शर्मा जी ने कौन सी पॉलिसी बेची है आपकी, जरा बताइए, तो वो बताएंगे। यू विल टेस्ट हिज नॉलेज। आप कोई प्रोडक्ट से पूछ लें, अगर वो वर्बिटम आपको क्लॉज, उसके बेनिफिट्स सब बताने में सक्षम है, देन बाय पॉलिसी फ्रॉम हिम, अदरवाइज नमस्ते कर दो। ठीक है, ओके। अगेन व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से मुझे इंश्योरेंस के बारे में सीखना है, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी की कमी बहुत है इन चीज़ों में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद सीखूं। तो मैं जितने भी जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मेरे मन के भी चीज़ें, कि मैंने ले तो लिया है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी है मेरे पास, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है। जैसे मेरा भाई उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, भैया ये ले लो, चलो हमने ले लिया, बट मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में ना जो अपने भाईचारे में दैट इज नॉट अ ऑब्लिगेटरी सेल, वो ऑब्लिगेटरी सेल है। हरीश शर्मा ने 4 जगह चक्कर लगाए, बंदे ने शर्म मार के दे दी कि यार चल ठीक है ला। हरीश जी, हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सबसे परफेक्ट टाइम क्या होती है? कितने एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए? देखिए अभिषेक, एज का अगर मैं मानूं तो स्टैंड अलोन पॉलिसी 18 ईयर्स एंड अबव मिलना शुरू हो जाता है, बगैर वो अर्न करे और अपनी ये पॉलिसी है। और साथ में जैसे जैसे वो बड़ा हो, तो बेसिकली क्या है कि इंडियन जो इंश्योरेंस का जो बेसिकली नियम है, उसमें आपका जो भी बड़ा बच्चा है या डॉटर है या सन है, वो 25 साल तक कवर रहते हैं। 25 साल के बाद वो उस फैमिली फ्लोटर से बाहर हो जाते हैं। और एक पिता को, क्योंकि जो इंश्योरेंस फ्लोटर का जो रेट चलता है या फ्लोटर के जो फ्लोटर होता क्या है? फ्लोटर का मुझे बताओ। फैमिली फ्लोटर एक बेसिकली एक मतलब एक अम्ब्रेला पॉलिसी आप कह लीजिए, जिसके अंदर सभी उसके 2 बच्चे और माँ बाप उसके अंदर सम्मिलित होते हैं।
मैं ना नॉर्मल पूछना चाहता हूँ ताकि जो देखे उसको आसानी से समझ सके, जी। क्योंकि आपका फील्ड है, आपके लिए हाँ, बहुत इजी बहुत है, easy, जी। बट लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट द थिंग, राइट? मैं अपने पे आता हूँ। मेरी एज अभी 33, यस आई एम 33 इयर्स ओल्ड, राइट? मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ है। मुझे कौन सा क्या लेना चाहिए, कैसे कौन से हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करना चाहिए और कितना कवर तक लेना चाहिए? आप मेरे एग्जांपल को लेकर बताओ। एक्चुअली अभिषेक, जैसे आप 33 के हैं, नेचुरल है भाभी जी 2 या 3 साल छोटी होंगी आपसे या इक्विवेलेंट होगी, हाँ। तो जो भी बड़ा होता है उसके नाम पे, जो मुखिया होता है उसके नाम पे ही इंश्योरेंस चलता है। ओके। और जो हेल्थ का मुझे पता है, हेल्थ में फ्लोटर होते हैं। फ्लोटर मींस आपके जो भी फैमिली के मेंबर हैं वो उस फ्लोटर में ऐड होते रहते हैं। ओके। स्पाउस हो गई, फिर बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। इंश्योरेंस कवर आज की डेट में सिटी बेस्ड होता है कि कितने, जैसे पहले 3 लाख का आता था, 5 लाख का आता था। आई थिंक अब जो है 7.5 लाख से जो पॉलिसीज कंपनी ने स्टार्ट की हैं, वो जो मेट्रो सिटीज में है उसमें 7.5 लाख से नीचे का फैमिली फ्लोटर नहीं देते। ठीक है, 7.5 लाख का पॉलिसी का मतलब हुआ कैशलेस का, कि कभी भी अभिषेक अगर आपको जरूरत पड़ जाए या नेहा को जरूरत पड़ जाए या बच्चों को जरूरत पड़ जाए, तो यू कैन एट ए टाइम 7.5 लाख रुपए का कवर ले सकते हैं। उतने ही परसेंटेज के इनके डिफाइन होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट में मैं इतना ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। फिर भी रफली प्रीमियम कितना देना होगा? प्रीमियम जैसे 33 साल की एज में 7.5 लाख का आपका 20 से 22 हजार रुपए में आपको 7.5 लाख का फैमिली फ्लोटर आ जाएगा फॉर द एंटायर ईयर। हाँ, एंटायर ईयर। और उसके अंदर आप पूरे के पूरे कवर्ड हो। और आजकल ऐसी पॉलिसीज भी हैं जैसे कि 7.5 लाख रुपए खत्म होता है तो आपका रिस्टोर कहते हैं इसको, रिस्टोर पे आपका बेनिफिट दोबारा से उस पर 7.5 लाख का ऐड हो जाता है। तो एक्चुअल में आपकी पॉलिसी 7.5 लाख की ना रह के 15 लाख की एट ए टाइम हो जाएगी। सपोज दैट 7.5 लाख रुपए के लिए मैं कवर है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 7.5 लाख स्पेंड हो चुका ऑलरेडी हॉस्पिटल में, बट उसकी कॉस्ट और 15 लाख रुपए का, मुझे मेरी ट्रीटमेंट का कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए का, उस सिचुएशन में कैसे होगा? उस सिचुएशन में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉपअप है वो ऐड हो जाएगा, बट अगर उससे एक्सीड कर रहा है तो यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। क्योंकि इसके अंदर भी इन लोगों के, क्योंकि मैं हेल्थ फील्ड से नहीं, आई एम टोटली फ्रॉम द लाइफ फील्ड, बट क्योंकि मेरे पार्टनर्स हैं, मैं बिल्कुल जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ उठता बैठा हूँ, तो दैट वाई आई नो द दीस थिंग्स। बट आज की डेट में उस पर टॉपअप भी होता है कि 7.5 लाख के उस पर आप 20 लाख का टॉपअप भी ले लोगे। इट्स जस्ट लाइक ए राइडर। आप उस राइडर के अलग से कॉस्ट देते हो। मान लो फॉर एग्जांपल 7.5 लाख के लिए आपने 22,500 रुपए पे किए, एंड फॉर दैट राइडर और टॉप अप राइडर और 50 लाख आपने उसके लिए 1,500 रुपए पे किए। तो गॉड फॉरबिड अगर वो 7.5 लाख पे 20 लाख या 25 लाख की जाने की नौबत हुई तो वो टॉप अप आपको वहां पे अभिषेक कवर कर देगा। तो दैट इज अ राइडर सम, वो राइडर सम आपको ये हेल्प कर देगा। सेकंड जो आप पूछना चाह रहे थे कि ये कैशलेस क्या होता है? कैशलेस बेसिकली ये वो पॉलिसी है जिसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए अभिषेक पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वो जो जिस हॉस्पिटल में आप एडमिटेड हैं वो उस पैनल में आने चाहिए जिस कंपनी का बीमा आपने लिया है। फॉर एग्जांपल केयर का लिया है, नीवा का लिया है, एसडीएफसी को लिया है, मनपाल का लिया हुआ है। तो ये जो जितनी भी नामी गिरामी कंपनी है, दे आर वेरी गुड इन देयर क्लेम सेटलमेंट कैशलेस। तो कैशलेस में वो लोग आपको लिस्ट देते हैं जब आप पॉलिसी लेते हो। बिकॉज़ यस्टरडे आई रिन्यूड माय पॉलिसी, दे गिव मी पॉलिसी बॉन्ड, दे गिव मी लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जहां मेरे को कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो बॉस अगर आप 40,000 या 50,000 रुपए या 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो डू यू हैव अ योर ओन राइट कि आप उस प्रोडक्ट को पढ़ें। इट्स नॉट इट्स अ इंटेंजिबल प्रोडक्ट, बट उसमें टेंजिबिलिटी तो है ना। आपको क्लेम वो कह रहा है हम देंगे आपको हॉस्पिटल लिस्ट दे रहे हैं कि इसमें आपका ये कैश लेस ट्रीटमेंट आपका हो जाए। तो आप उसको अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसको फाइंड कीजिए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप सर्कल कर लीजिए, वाइफ को बता दीजिए कि भाई ये रखी पॉलिसी, ये रे हॉस्पिटल, ईश्वर ना करे कभी भी जरूरत पड़े तो ये 10 हॉस्पिटल है जहां आपने कॉल करना है और गाड़ी भगानी है, मुझे या अपने को एडमिट करना है। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। बहुत लोग इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, लेकिन अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये क्योंकि मैंने कल जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने देखा एलआईसी में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, अनक्लेम तरीके से पड़ा हुआ है। क्यों होता है? अभिषेक मैं आपको बताता हूँ। जनरली जैसे हमारी प्रवृत्ति देखी गई है, हम अगर कोई सेविंग करते हैं, पुराने से सेविंग को ना बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड और बहुत
पर्दे वाली चीज रखा गया है। हमारे फोरफादर ने भी यही किया है, वो जो पैसे बचाते थे हमें नहीं बचाते थे। ठीक है, तो सिमिलरली वो जो जीन्स में आ गया कि मैंने पॉलिसी करी, फॉर एग्जांपल अभिषेक आपने पॉलिसी करी, आपने वो कवर्ड में रख दी या अपने अटैच में जाके पॉलिसी बॉन्ड रख दिया। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी बॉन्ड घर भी नहीं मंगाते कि भाई डांटेगी यार पैसा यहाँ लगाने की जरूरत है, आपको कुछ हो थोड़ी रहा है, आपकी डेथ थोड़ी हो रही जो आपने बीमा ले लिया। ठीक है, तो इट्स बेसिकली अनअवेयरनेस। ठीक है, लोग सच को मानना नहीं चाहते। जैसे मैंने आपको बोला था कि इंश्योरेंस के लिए आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, वैसे आदमी सच नहीं बताना चाहता कि मैंने बीमा ले लिया अपनी फैमिली से। उसके चलते वो क्या करते हैं, जब बंदे की डिमाइस हो जाती है पता चलता है उसके अटैची में 10 पॉलिसियां थी, करोड़ों रुपए, बट उसने बताया नहीं और वो फाके पे चल रहे हैं। वो बच्चे की एजुकेशन हर्ट हो रही है, उसका इलाज हर्ट हो रहा है, उसकी ईएमआई नहीं दी जा पा रही। तो आई सजेस्ट, और हमारे में कई कंपनीज ऐसी थी कि अभिषेक हम लोग मनी बुक छाप के देते थे। मनी बुक इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी, सॉरी बुकलेट, जिसमें आपके यहाँ पे सारे इंश्योरेंस कंपनीज के कॉलम बनेगा, कितनी पॉलिसीज हैं, क्या प्रीमियम है, कब ड्यू है, कितने का सम एश्योर्ड है, कब मैच्योर है। देन नेक्स्ट पेज में व्हाट इज द म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर, कौन सा फोलियो है, कब मैच्योर हो रहा है, कौन से बैंक से अटैच्ड है। देन हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी से फ्लोटर है, कौन सा इंडिविजुअल है, पेरेंट का इंश्योरेंस कौन सा है। देन कम टू नेक्स्ट पेज, व्हाट इज द एफडी डेट, कब एफडी कराई थी, कब मैच्योर हो रही है। तो बहुत रिटर्न चीजें आपको रखनी बहुत जरूरी है। और ये बुक आप अपनी धर्मपत्नी को जरूर बताएं कि भैया ये बुक है, ये मनी बुक है, इसमें हमारा सारा खाका लिखा हुआ है। गॉड फॉरबिड अगर कुछ मुझे हुआ तो ये लोग हैं जिन्हें कॉल करना है इंश्योरेंस के, ये मेरा कलीग है, ये हरीश कलीग है मेरा, ये अभिषेक है, इनको फोन करिएगा अगर मुझे कुछ होगा, ही विल हेल्प यू। आप मुझे ये बता दीजिए, मेरा सारी पूरी इंडिया से क्या या अब्रॉड से जो भी आपने पॉडकास्ट सुनेंगे, गिव मी 2 पीपल नेम जो आपके नारायण पे मदद करते हैं। 2 लोगों के नाम जरूर लिख जाइएगा अपनी पॉलिसी में, जो लोग कहते हैं कि हम बीमा नहीं लेंगे। गिव मी एनी 2 पर्सन जो हमारे नारायण पे हमारी फैमिली की टेक केयर कर ले। एक भी खड़ा नहीं होगा पीछे, 2 की तो छोड़ दो, एक भी आदमी नहीं आएगा, आपकी फैमिली से नहीं आएगा। लीव अपार्ट योर फ्रेंड्स या सोसाइटी। आप इतना सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, इतना फाउंडेशन में आप इतने लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, गॉड फॉरबिड अगर हमें आपको कुछ हो गया, नो, आपकी अपनी फैमिली है, नेहा है जो आपको टेक केयर करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको टेक केयर करेंगे, नो वन एल्स विल टेक केयर ऑफ यू और मी। इसीलिए मैंने जीवन बीमा लिया है, क्योंकि मेरे ऊपर वो छत है। मुझे पता है कि मुझे कुछ शौक है, अम्ब्रेला, यू शुड हैव अम्ब्रेला। अभी मानसून चल रहे हैं, जिनके घर अच्छे से बिल्ट हैं वो लोग सुरक्षित हैं। जो लोग घास फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, जिन्होंने नहीं अफोर्ड किया, दे कैन अफोर्ड, वो अपना पैसा बचा के टीन की छत रख सकते थे, बट वो नहीं रखे क्योंकि उन्हें पता था बारिश तो आएगी, बट अब आएगी तो दे हैव टू, मतलब पे द प्राइस फॉर दैट, दे हैव टू पे द प्राइस, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पे सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं पीछे पढ़ चुका हूं, आप ही ने मुझे बताया था जब मैं पीछे आपके ऑफिस आया था कि 26 लोग की डेथ हुई, किसी के टीन से कटने से डेथ हो गया। अभी जस्ट आठ इंश्योर्ड, क्या वो इंश्योर्ड थे? वो बंदा 25,000 रुपए की नौकरी करता था किसी फैक्ट्री में, अब आज के डेट में अगर उसे गवर्नमेंट लाख रुपए दे भी देगी, 2-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए, क्या 2 लाख रुपए से अभिषेक घर चल रहा है? नहीं। For that you should have a insurance cover। मेरे को एक वाकया याद है कि जब मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करता था अपने नोएडा ऑफिस में, तो एक सज्जन आए और अपनी भाभी के साथ आए, जो आपने बोला था कि मुझे बताना कुछ, तो वो इतना पेनफुल था मेरे लिए, और मेरे लिए वो एक अचीवमेंट भी था, क्योंकि मैंने जितनी भी पॉलिसीज की हैं बाय गॉड ग्रेस मेरे किसी भी उस पे क्लेम नहीं आया आज तक 25 साल के रिकॉर्ड में। बट वो बंदा आ गया था, उसने ऑनलाइन पॉलिसी ली थी मैक्स की, एंड ही हैविंग अ सम एश्योर्ड ऑफ 60 लाख। उनके भाई जो थे वो एक ज्वेलरी के शॉप में काम करते थे, और दिल्ली से करोल बाग में लाला जी की कम से कम 4-5 दुकानें थी। ही यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग फॉर ईच शॉप। वो वहां से आ रहे थे अपने एक्टिवा में, बीच में क्लस्टर बस में उसको बीच में दबा दिया, एक्सीडेंट हो गया, एंड पचकुया रोड पे उनके एक्सीडेंट को लेके उन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसमें ऑपरेशन टेबल पे उनका डेथ हो गई। वो बंदा मेरे पास आया और उसकी वाइफ बिल्कुल रोती बिलखती हुई, मैं मतलब उनको संभाल ही नहीं पाया, उनको मतलब किस तरह से इनको आश्वासन दूं, क्या दूं। We took around 1.5 month time because
अभिषेक जो डेथ क्लेम होते हैं उसमें टाइम लगता है। मैं इसके ये मैं पूछना चाहूंगा, सपोज दैट मैंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है 1 करोड़ का, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, किसी भी रीजन से मेरी डेथ हो गई, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे मेरी फैमिली को, जिससे वो जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी मेरी फैमिली को वो दे सके? राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है अभिषेक, जो हमने उनसे भी मांगे है ना, तो सेम लोग थे, वो बिहार के रहने वाले थे एंड दे रिजाइड इन न्यू अशोक नगर ओनली। उनका छोटा भाई अभी भी मेरे संपर्क में है और 60 लाख का बीमा हमने उनको दिलवाया, ठीक है। उसके लिए हमने उनसे वाइफ के केवाईसी मांगे, वाइफ का चेक मांगा, पॉलिसी बॉन्ड मांगा, जो मैक्स से उन्होंने पॉलिसी लिया था ऑनलाइन स्पेस से, वो पूरा पॉलिसी बॉन्ड मांगा। फॉर्चुनेटली दे हैव एवरीथिंग, सब कुछ था। फिर हमने उनसे फोरक्लोजर रिपोर्ट मांगी, उसकी पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी, डिस्चार्ज समरी मांगी, जो डिस्चार्ज में डेथ रिपोर्ट मांगी, वो सारा पंचनामा वगैरह सारा चीज आता है, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी का नॉर्मल डेथ में 10 से 12 दिन का टैग है, उसके अंदर वो पॉलिसी का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज जब एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल में टाइम ज्यादा खींचता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना होता है और हमें ये भी इन्वेस्टिगेट करना होता है कि ये बंदा सही है जिसे पैसा जा रहा है, तो हमें नॉमिनी चेक करना, उसका आधार, उसके आधार नंबर्स, पैन कार्ड, उसका बैंक रिकंसाइल करना, ये सब कंपनी हमारे बैकएंड की टीम करती है, जो हमारे क्लेम डिपार्टमेंट होता है। तो कोई भी चीजों में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड यू हैव डिक्लेयर एवरीथिंग। सब कुछ अगर आपने डिक्लेयर किया हो, आपने अपना नॉमिनी के डॉक्यूमेंट सही रखे हो, उसके ड्यू डिलिजेंस रखी हो, तो उस टाइम पे हम आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपके नॉमिनी से। जब डॉक्यूमेंट सारे दे दिए जाते हैं तो कंपनी को उसमें आपका डेथ क्लेम प्रोसेस होने के लिए लगा दिया जाता है, और ड्यू डिलिजेंस के बाद में अगर नॉर्मल डेथ है तो दे गिव यू विद इन 10 to 12 डेज, जो कंपनी का रिस्पेक्टिव टैग है, दे डिसबर्स द अमाउंट, डिसबर्स या क्लेम उसको सेटल कर नॉमिनी के अकाउंट में वो पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा। ओके, आपने अभी मेरी जब पीछे आपसे बात हो रही थी तो आपने एक चीज, बड़ा अच्छा चीज बोला था जो बहुत कम लोगों को पता होता है, MWP ये एक्ट, ये क्या एक्ट होता है? राइटली सेड अभिषेक, मेरी आपसे बड़ी थॉरली बात हुई थी उस दिन। MWP एक्ट बेसिकली एक एक्ट है जो कि मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट है, जो 1874 में बनाया गया था, अभी का नहीं, 1874 का बनाया गया एक्ट था, जिसमें कि आपकी संपत्ति आपके ना रहने पे आपकी वाइफ और बच्चों के नाम पे की जाती है, ठीक है। आपने बहुत पहले स्टैम्प घोटाला सुना होगा, जिसमें तेलगी ने स्टैम्प घोटाले किए थे, ठीक है। तो वो बहुत स्मार्ट बंदा था, उसने अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी उस पैसे को कमाया हुआ MWP एक्ट के थ्रू सिक्योर कर लिया इंश्योरेंस में, ठीक है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि अभिषेक, आपके कोई भी कितने भी डेटर्स हो, कितनी भी देनदारी हो, सुप्रीम कोर्ट भी आपके उस फंड को अटैच नहीं कर सकता। ये मेरा सभी सुनने वाले जो भी स्मॉल स्केल जो व्यापारी लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, बड़े लेवल के भी जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मार्केट से फंड उठाते हैं, ठीक है, और इनकी देनदारियां बहुत होती हैं। गॉड फॉरबिड, कोरोना में कितने लोग चौपट हो गए, कितनों के व्यवसाय बंद हो गए, और जो अगर बंदे की डेथ हो गई तो उसके सिर पे लोग खड़े हो जाते हैं फैमिली के आगे कि भैया मेरा देना, मेरा देना, मेरा देना। बिकॉज नो, छोटे छोटे कामों में क्या होता है, कुछ फॉर्म चीजें भी नहीं होती, पर्चियों में चीजें डिस्कस चलती हैं। यू गो टू चावड़ी बाजार, यू गो टू एनी डैम, आप ओनली में चले जाओ, बड़े बड़े जितने भी बाजार है ना, फेस 3 में चले जाओ, आप अशोक नगर में चलो, जहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी क्या है, पर्चियों में चीजें चलती हैं, ठीक है। अब पर्चियों में आपने 10 लाख रुपए दे दिया, पर्चियों में ही वापस ले लिया, अब भाई उसको फुल प्रूफ तो है नहीं। कल को अगर मान लीजिए भगवान ना करे उस मेरे व्यापारी को कुछ हो गया, तो उसकी फैमिली के तो घर पे लोग खड़े हो जाएंगे कि इन्होंने, चाहे उसने पैसा ले भी लिया, फिर भी वो खड़े हो जाएंगे मुझे पैसा वापस दो, क्योंकि इन्होंने आपके हस्बैंड ने देना था। तो जब बंदे का डिवाइस हो चुका है और वो बंदा संसार में नहीं है, तो उसकी वाइफ या उसके पेरेंट्स उस आदमी से जिरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। तो उस वाक्य को प्रोटेक्ट करने के लिए MWP एक्ट हमारे इंश्योरेंस में एक एनेक्सर लगता है, जिससे आपकी नॉर्मल पॉलिसी भी MWP एक्ट के तहत में नॉन अटैचेबल बन जाती है। इसको नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी के रूप में भी देखा जाता है कि अगर आपने अपने जितने भी कागज, मान लो आपने 10 करोड़ रुपए का बीमा कराया, एक बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, 10 करोड़ का उसने बीमा कराया, और 10 करोड़ का बीमा करा के उसकी मान लो अगले साल डेथ हो गई, 10 करोड़ में उसने लोगों को मान लीजिए 12 करोड़ रुपए देना था,
तो बॉस जो उसकी प्रॉपर्टी है या जो उसकी मशीन टूल्स है या जो उसकी गुड्स है उससे कंपनी या जो बैंक है वो रिकवरी कर सकता है, कोर्ट भी रिकवरी कर सकता है, उस 10 लाख की पॉलिसी 10 करोड़ की पॉलिसी को हाथ नहीं लगा सकता क्यों, बिकॉज इट्स प्रोटेक्टेड अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट। मेरा एक दोस्त था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने उससे पूछने गया कि मैंने कहा यार अपना क्या कहते हैं तो भाई जरा बताना एमडब्ल्यूपी एक्ट क्या होता है, तो ही डोंट नो अबाउट एमडब्ल्यूपी एक्ट, तो उसने अपनी बुक रेफर की बिकॉज इन लोगों के पास तो सारी बुक्स होती है, राइटर होते हैं कि बताओ एमडब्ल्यूपी एक्ट में कौन सा केस आया था, तो उसने फाइंडिंग करी, तो उसने कहा कहता है तो बहुत बढ़िया एक्ट है, इसको तो कोई छू भी नहीं सकता। मैंने कहा बॉस इसको तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुन सकते जब आप बैठे में, तो इस काइंड ऑफ एक्ट ये कितना बड़ा हथियार है जो कि अपनी स्पाउस को और अपने बच्चों को आपकी तरफ से एक वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है। और ये करता काम कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अभिषेक ये काम करता है एक ट्रस्ट के रूप में। एमडब्ल्यूपी का पैसा इकट्ठे नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी अपना जितना भी दारोमदार है वो करके ट्रस्ट को दे देती है। फॉर एग्जांपल सेवियर फाउंडेशन इज अ ट्रस्ट, हरीश शर्मा ने 2 करोड़ रुपए दिया, अब सेवियर फाउंडेशन की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो 2 करोड़ रुपए कैसे मिटिगेट हो, किसको देना है, दैट इज योर चॉइस, क्योंकि आप उसके कस्टोडियन हो 2 करोड़ के, जो हरीश शर्मा आपके डोनर ने दिया, तो आप कस्टोडियन हो। वैसे कस्टोडियन वो ट्रस्ट बनाई जाती है जो एज एंड व्हेन जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो व्यक्ति को देती है। बच्चे की फीस के लिए पैसा चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, चलो जी नया एडमिशन हो गया, वाइफ ने जब साइन हाँ करने के बाद वो डिमांड करेगी, उस ट्रस्ट पे जाएंगे, उस पे अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे, बोलो जी मेरे को घर बिल्ड करना है या मुझे घर लेना है, ट्रस्ट विल क्वालिफाई द लीड, उसकी रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करेगी तो उसको डिस्बर्स करेगी। जनरली क्या देखा गया मैं आपको बताता हूँ, आपने एमडब्ल्यू का जिक्र छेड़ा, जनरली क्या होता है हमारे सोसाइटी में जब किसी की डेथ होती है, आप किसी अभिषेक मैं जस्ट एक पूछना चाहता हूँ, आप किसी के रिचुअल में गए होंगे, जैसे किसी का डिमाइस हुआ, कोई एल्डरली है या कोई एक छोटी एज का बंदा चला गया जो जॉब कर रहा था, बच्चे वगैरह हैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें सबसे पहले क्या बात होती है वहाँ पे, आपने क्या सुना होगा? मैंने तो ये भी सुना कि इंश्योरेंस कितना ले रखा है और इनके बच्चों को देखभाल कौन करेगा, ये सारी चीजें नॉर्मली होती है थोड़े। बिल्कुल, आप यू मतलब आपने बहुत ही अच्छा चीजों को टच बेस किया है। मैं बहुत लोगों पे जा चुका हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी है, तो मैं उस एंगल से भी देखता हूँ कि देखूं, एक्सपेरिमेंट करूं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है। तो सबसे पहले जो सिनेरियो रहता है कि लोग ये पूछते हैं, क्योंकि नो वन वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चे, अपने दोस्त भी है तो दोस्त के अपने बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, तो वो कितना सपोर्ट कर देगा। तो सबसे पहले वहां पे जो लोग चीजों से बचते हैं वही चीज वहां पूछी जाती है कि बॉस ये कितना इंश्योरेंस लेके रखा था, कितने का बीमा होगा, तो फैमिली कहती नहीं यार 4 लाख रुपए का होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैंने ये देखा कि लोगों के थोड़े से सांस में सांस आती है कि हाँ यार अगला बंदा कुछ तो बीमा कर गया है, दैट मीन्स थोड़े टाइम तक तो चीजें चल पाएंगी। एंड इफ समबडी इज एक अच्छा अगर वेल क्वालिफाइड है, एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो बंदे बोलेंगे नहीं यार 4 करोड़ का बीमा था, तो एक स्माइली अलग आ जाएगी, चमक आ जाएगी चेहरे पे कि भैया इस फैमिली को तो ज्यादा सपोर्ट नहीं करना, वी हैव टू स्टैंड एज ए मोरली, हमें खड़ा रहना है, फाइनेंशियली तो ये सब टेक केयर करके गए। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। और मैं आपको इंश्योरेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनरली एमडब्ल्यूपी एक्ट का मेन पर्पस आज की डेट में मुझे ये लगता है कि हर उस व्यक्ति को एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी रजिस्टर करनी चाहिए जो किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पॉलिसी ले रहा है। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए इंश्योर करे और एमडब्ल्यू में रजिस्टर करे, क्योंकि कल को नो वन नोज, मैं ये कह रहा हूँ डेटर की तो छोड़ो, फैमिलीज में ही कई बार उस पैसे को मिसयूज हो जाता है। जैसे मैंने आपको 60 लाख का बताया, नो वन नोज कि वो 60 लाख उस लेडी को मिला या नहीं मिला। और भी उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, ससुर जी हैं, साले हैं, देवर साहब हैं। तो जनरली होता क्या है कि हमने ये चीजें देखी हैं अपने उससे कि 1 करोड़ रुपए का बीमा मिला, तो ससुर जी ने बोला भैया आप क्या करोगे बेटा, देखो छोटे वाले भाई के लिए आप एक शॉप खोल देते हैं, ठीक है, आपका भी चलता रहेगा, या एक घर जो अनबिल्ट है उसमें एक छत डाल देते हैं, आप यहीं रहो। तो उस अबला नारी का जो पैसा हस्बैंड करके गया है, उस पैसे पे उसका अधिकार ही नहीं, उसको कोई और मैनिपुलेट कर रहा है। इसके लिए एमडब्ल्यूपी एक्ट बहुत एक कारगर
हरीश जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि अवला नारी के बारे में तो हम सब सोच रहे हैं, ठीक है, सोचना भी चाहिए क्योंकि आपने किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दूसरे घर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए थे। लेकिन वो जो माँ बाप भी होते हैं, जो माँ बाप ने 25 साल 30 साल तक अपने बच्चों को बड़ा किया और बहुत सारी उम्मीदें हुई, उनका भी तो एक बेटा गया होगा। तो क्या ऐसी कोई पॉलिसीज है अभी जो माँ बाप को भी कुछ ब्रेड एंड बटर दे सके? यस, आपने बहुत ही राइटली किया कि मैं अभी जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, बजाज एलियांज से, जो मैंने आपकी बात भी की थी, मैंने आपको सजेस्ट भी किया था इतना, वी हैव अ काइंड ऑफ टर्म प्लान जो ईटेच के नाम से आता है, उसमें पेरेंटल कवर राइडर है अभिषेक, जो कोई कंपनी नहीं दे रही। मैं इतनी कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ, बट वो फीचर किसी भी कंपनी में नहीं है। वो क्या कहता है कि आज की डेट में जब हम एक सम एश्योर्ड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई टुक 2 करोड़ रुपए ऑफ सम एश्योर्ड, जो कि मेरी वाइफ और बच्चों के लिए जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली आई टुक 1 करोड़ रुपए ऑफ कवर व्हिच इज कवर्ड एज अ पेरेंटल कवर के रूप में मैंने एक राइडर ले लिया। तो उसमें क्या हुआ, इफ समथिंग हैपेंड टू मी, 2 करोड़ गोस टू माय स्पाउस या बच्चे को गया, और जो 1 करोड़ रुपया है उसका 0.4% मेरी पेरेंट्स को 40,000 रुपए हर माह की एक किस्त आती रहेगी, जो उनके खर्चों के लिए होगा। ये कब तक आए, कब तक? जब तक का टेन्योर पॉलिसी का लिया है, फॉर एग्जांपल 85 इयर्स के लिए लिया है पॉलिसी। ये मुझे समझाओ कि टेन्योर क्या होता है। सपोज मैं अभी 32 साल का हूँ, मैंने कोई पॉलिसी लिया, तो ये टेन्योर कैसे हम सेट करेंगे कि मुझे इतने तक? आपको टर्म चूज करना होता है अभिषेक। ओके। फॉर एग्जांपल आप 32 के हो, 33 के हो, और आपने बोला हरीश मेरे को 85 तक कवर करो, तो 85 माइनस 33, तो जितने एज रह गई उतने की आपकी पॉलिसी टर्म, ठीक है। वहां तक मेरे पेरेंट को अगर वो जिएंगे तब तक 40 साल का 40,000 मिलने वाला है, और मेरी वाइफ को 2 करोड़ रुपए देंगे, ऑलरेडी वो क्लोज हो जाएगा। ओके। वो क्लॉज क्लोज हो गया, क्योंकि हमने लमसम पेरेंट्स के लिए नहीं मांगा, हमने पीरियोडिक पेरेंट्स के लिए मांगा, व्हिच इज अ मंथली इनकम फॉर पेरेंट्स। पहले पेरेंट रहेंगे तो 40,000 आएगा, फादर नहीं रहे या मदर नहीं रहे तो दूसरे वाले को 40,000 आता रहेगा, जब तक पॉलिसी चलेगी, कंटिन्यूटी में है, जब तक पॉलिसी की टर्म है। सॉरी, ये अच्छा हो सकता है उनके लिए। सपोज जिनका एक ही बेटा है, बहुत ऐसे माँ बाप है जिनका एक ही बेटा, जिनकी कोई डॉटर नहीं है और अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हो चुका है, तो फिर उनके पेरेंट्स की देखभाल के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इट्स वेरी गुड पॉलिसी है। तो ये बेसिकली किसी के लिए भी काम आएगा, अगर ज्यादा बच्चे नहीं है तो भी हो सकता है पहला बेटा किसी और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की वजह से अपने लिए ऐसी पॉलिसी ना ले पाया, छोटे बेटे ने ले ली, तो माँ बाप का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर कर ली ना छोटे बेटे ने, तो वो पेरेंटल कवर के माध्यम से अपने माँ बाप के लिए कंट्रीब्यूशन दे के चला गया, एंड उसमें दोनों ही, जो आपने बोला था कि दूसरे की बेटी को लेके आए हैं, उसके भी जिम्मेदारी दायित्व अपना निभा दिया, और माँ बाप का कर्ज भी वो बेटा चुकता करके चला गया एज अ पेरेंटल कवर राइडर के रूप में, ताकि वो भी डिग्निटी के साथ रहे, उनके दवा दारू से खर्चे, उनके खाने पीने का खर्च, या छोटी मोटी जो सैर सपाटा करना चाहते हैं, दे कैन डू आउट ऑफ दैट मनी। ठीक है। अगर कोई 25 साल का एक एम्प्लॉय अगर इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, तो उसे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? अगर वो शादीशुदा नहीं है, उसे कैसे क्या अर्जेंटली उनको लेना चाहिए? जैसे टर्म हो गया, एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, नॉर्मल इंश्योरेंस हो, क्या चीजें आपको लगता है कि उसे लेना मैंडेटरी होनी चाहिए? शुरुआत में हमारे इंश्योरेंस में ये कहा जाता है, इवन हम लोग पढ़ाते भी हैं IC 38 में, कि व्यक्ति को अपनी इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए या सेविंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसमें ये आंसर आता है कि भैया उसको अपनी पहली सैलरी से ही अपनी सेविंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो अपने लिए कोई भी सेविंग प्लान तो डे 1 से ही स्टार्ट कर सकता है, जिसमें वो जितने का भी अर्निंग करते हैं उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं। सेकंड, ही कैन डू अ टर्म प्लान, जो कि छोटी एज में बहुत सस्ता मिल जाएगा। आप मुझे टर्म प्लान के बारे में भी एक्सप्लेन करो। टर्म प्लान क्या होता है? क्योंकि एड्स वगैरह पर लोग बहुत देखते हैं कि 800 में टर्म प्लान कराओ महीने का, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है गॉड फॉरबिड, तो आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए मिलता है। इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते होंगे? सपोज दैट मैं एक उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सपोज दैट एक रिक्शा वाला है, ठीक है, एक रिक्शा वाला है, या आज के समय में जो गुड़गांव नोएडा ऐसे सिटीज में जो सब्जी बेच रहे हैं, या पान घूमते पे जो लोग बैठे पड़े हैं, क्या वो इसका फायदा उठा सकते हैं? क्या वो करोड़ रुपए के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस लेके? नो अभिषेक, दे कांट गो फॉर अ टर्म प्लान, क्योंकि टर्म प्लान की एक रेगुलेशन होती है। टर्म प्लान में बेसिकली हमें एक सैलरीड आदमी चाहिए जिसकी एक स्टिपुलेटेड इनकम तय की जाती है, 5 लाख
या 4 लाख, हर कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, गाइडलाइंस होती है। तो मान लीजिए बजाज कहता है जी 5 लाख वाले व्यक्ति को हम बीमा दे देंगे, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर्स है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपके HLV बताया, ह्यूमन लाइफ वैल्यू 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना। तो उसके हिसाब से उसका प्रीमियम तय किया जाता है, सम एश्योर्ड तय किया जाता है। फिर उसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं विषय कि कौन सा पॉलिसी लेना है, वनीला पॉलिसी लेना है, मान लीजिए बजाज का पॉलिसी है लाइफ शील्ड, which is a vanilla product for as far as term is concerned। तो उसने टर्म प्लान लिया और अपने को 70 सालों के लिए, वो कहते हैं 70 साल तक मेरी फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी होती है, तो आज वो 22 का या 25 का है, तो उससे आप माइनस करके उतने का टर्म उसको देके हम उसका पॉलिसी कर सकते हैं। जो भी प्रीमियम आएगा, प्रीमियम आपकी मोर्टेलिटी बेस्ड होता है, 25 साल की एज में उसका बहुत कम प्रीमियम आएगा, हो सकता है उसको 11-12 हजार रुपए में पूरा 1 करोड़ का बीमा मिल जाए। वो हम तय करेंगे जब हम इलस्ट्रेशन निकालते हैं, तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है कितने का प्रीमियम है, कितने का सर्विस टैक्स या GST लग रहा है, उसके माध्यम से बता सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन वाली जो बात आपने किया, तो सपोज दैट मुझे टर्म लेना है, तो कोई एजेंट है मेरे पास, तो मैं उसका इलस्ट्रेशन को कैसे देख सकता हूँ? क्या वो कंपनी के रिटन फॉर्म में होगा या वो खुद से बना के देख सकता हूँ? नहीं, हमारे एक सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उसमें हम आपकी एज डालेंगे, हम आपसे पूछेंगे कितने साल आप प्रीमियम पे करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कितने साल का टेन्योर चाहिए, आप बोलोगे अलीश मुझे 85 साल तक कवरेज चाहिए, तो हम 85 चेक करेंगे, 85 साल तक वो पॉलिसी की पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ में सारी चीजें बता देगा कि कब तक की कवरेज रहेगी, 60 साल तक प्रीमियम देना है या 15 साल में ही प्रीमियम का निपटारा कर देना है। We will give you option. We can give you option of regular pay। आप 25 साल के हैं, आप 85 साल तक प्रीमियम पे करते रहिए, जब तक प्रीमियम पे करेंगे तब तक पॉलिसी चलती रहेगी, ठीक है। एंड 2 तरह से और चीजें होती है, जैसे आपने डिफाइन किया था कि एक रिक्शे वाला या एक पान शॉप में बैठा वाले व्यक्ति को क्यों नहीं देते, क्यों? क्योंकि उसकी तय इनकम नहीं है। एक रिक्शे वाला हो सकता है कि बड़े किसी बिजनेसमैन का उसको स्टॉक मिल गया जो उसको यहाँ से वहां अनलोड करना है, तो उसके लिए उसको हो सकता है लाख रुपए मिल जाए और वो आज इस साल की प्रीमियम अफोर्ड कर ले, पर व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? तो हमें पता है कंपनी को कि मैं इतना बड़ा इसको इंश्योरेंस कवर का रिस्क ले रही हूँ, कंपनी कहेगी, और इसके पास अगले साल प्रीमियम देने के पैसे हैं नहीं, तो हम इसे इंश्योरेंस क्यों दें? तो वहीं पे चीजें स्टॉप हो जाती हैं। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ basically underwriter in the company। One is financial underwriter, second is medical underwriter। तो हमारे को स्वस्थ व्यक्ति चाहिए और पैसे वाला व्यक्ति चाहिए जो अर्निंग रखता हो, जिसकी अर्न इनकम। नहीं, सब आप बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल जैसे नोएडा जैसे सिटी में, गुड़गांव जैसे सिटी में, बैंगलोर जैसे मल्टी सिटीज में, वहाँ पे जो सब्जी बेचने वाले हैं वो भी रेगुलर इनकम अर्न कर रहे हैं, काफी बेटर कर रहे हैं। जो आज के समय में जो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं, जो 40-50 से, उनसे ज्यादा वो पैसे कमा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि टर्म के लिए वो भी अधिकारी है? they are eligible until and unless वो अपनी ITR भरते हैं। मुझे ITR चाहिए होगी। ओके, तो ITR तो भर सकते हैं। हाँ, ITR भरेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो ITR अगर भरेंगे तो हमारे को वैलिड प्रूफ चाहिए। We need earned income। जैसे मैंने 5 लाख का बोला, तो बिजनेस के लिए अलग क्लॉज है, किसी में बोला जाता है कि 10 लाख रुपए उसका होना चाहिए, तो हम, और वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट एजुकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। ग्रेजुएट से, मतलब ग्रेजुएट से कम का लोग कोई भी there are product जिसमें 12th भी एलिजिबल है, 12th वाला भी एलिजिबल है, बट वो कंपनी के, हर कंपनी के अपने अलग-अलग सेगमेंट है। जैसे हमारे नीटच में बिना ग्रेजुएट व्यक्ति को हम पॉलिसी नहीं देंगे, ये कंपनी की गाइडलाइंस है, और हम कंपनी की गाइडलाइंस के अधीन जाके नहीं कर सकते। हम पॉलिसी उठा लेंगे, लॉगिन कर देंगे, बट वहां से अंडरराइटर रिजेक्ट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल या जो एजुकेशन गाइडलाइन या जो भी पॉलिसी की गाइडलाइंस है वो पूरी नहीं कर रहा हो कस्टमर। तो रेगुलर इनकम चाहिए, उसकी अर्न इनकम चाहिए, कोई भी ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जो किराए से आ रहा है, भाड़े से आ रहा है, वो उसकी इनकम नहीं है। उसकी इनकम वो है, वो बंदा जॉब करता है या अपना बिजनेस चलाता है, उसके बेसिस पर ITR भरता है, वो ITR हमें 3 साल की देगा विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो उसका CA वगैरह या अकाउंटेंट भरता होगा, वो बना के देगा कि इस सोर्स से ये पैसा आया, तो हम उसका पॉलिसी बना देंगे। क्योंकि एड्स पे ऐसा कुछ नहीं दिखाता, वो एड्स तो जब टीवी पे हम एड्स देखते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बड़ा अच्छा है, तब तो कोई भी सब रिक्शा वाला हो गया, हर कोई नहीं ले सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार, मुझे सहानुभूति के तौर पे कि चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना हर महीने का 800-900 रुपए का
मैं साल का मैं 10,000 रुपए इस इंसान के लिए मैं सबमिट कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो इनको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसा कोई नहीं कर नहीं। सकता, किसी के लिए काम नहीं कर एंड सकता। सेकंड थिंग इज हम कभी भी टर्म प्लान को किसी और व्यक्ति उसको प्रपोज नहीं कर सकता, वो उसको खुद ही प्रपोज करना होता है एंड ही विल बी द लाइफ एश्योर्ड, उसी को इंश्योर्ड होना पड़ेगा, उसी को ही अपनी पॉलिसी प्रपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स किसी के लिए टर्म प्लान नहीं कर सकते। पेरेंट अपने बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बोनस ओरिएंटेड या मैच्योरिटी बेस्ड प्लान ले सकता है, बट दे कैन नॉट बाय अ टर्म प्लान फॉर देयर चाइल्ड। एक और सवाल आ रहा है मेरे पास कि सपोज दैट मैंने खुद का टर्म प्लान ले लिया, मुझे पता है कि मुझे एक कुछ इलनेस है मेरे अंदर, सपोज दैट मुझे डायबिटीज हो रखा है, मुझे पता है, तो क्या मैं इंश्योरेंस ले टर्म इंश्योरेंस ले सकता हूँ, कंपनी दे सकती है? आप ले सकते हैं। बजाज के साथ एक पॉलिसी है जिसमें कि डायबिटिक के पेशेंट के लिए ही वो पॉलिसी बनी है। और मैंने नहीं बताया कि मुझे डायबिटीज है, मैंने वहाँ पे जनरली क्या होता है अभिषेक, जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारे इसमें मेडिकल होता है, Okay. तो मेडिकल में हम आपके ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी मॉनिटर किया जाता है, आपका निकोटीन प्रोफाइल भी लिया जाता है कि आप स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, वो वहाँ पता चल जाता है। उससे ये हमें पता चलता है कि ये मेरे लिए स्टैंडर्ड लाइफ है या सब स्टैंडर्ड लाइफ है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे 2 गाइडलाइंस अंडरराइटिंग होती हैं, एक फाइनेंशियल और एक मेडिकल। तो मुझे स्वस्थ व्यक्ति का बीमा करना है, कंपनी ने मुझे पैसा दिया कि आप स्वस्थ व्यक्ति ढूंढ के लाओ, एडवाइजर को कमीशन देती है या मॉनेटरी इंटरमीडिएटरी पैसा देती है, एक स्वस्थ व्यक्ति हमारे साथ जोड़ो। ये थोड़ी कि हम मरीज या बीमार व्यक्ति या जो डिफरेंट जिनके अपने ऐप है वो लोगों की हम पॉलिसी यहाँ कर देंगे, इससे तो क्लेम ही इतने आ जाएंगे और हम लोगों को प्रॉफिट ही नहीं दे पाएंगे। तो अगर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 60 से 70% लोग आज के समय में तंबाकू और लाइक सिगरेट स्मोकिंग हर कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे फिर कैसे वो कस्टमर बेस कैसे बनेगा, और तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली वी हैव अ प्रोडक्ट, हम लोगों के पास प्रोडक्ट है अभिषेक, हम उसमें बंदे की डिक्लेरेशन मांगते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बहुत अच्छा अधिकारी है, बहुत अच्छा मैनेजर है किसी कंपनी में, ही अर्निंग 50 लाख रुपीस और वो कहता है मैं स्मोकर हूँ एंड ही विलिंगली डिस्क्लोजिंग इट, तो हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें स्मोकर एंड नॉन स्मोकर की ग्रेड होती है, वी हैव टू सिलेक्ट दैट। तो जो नॉर्मल कस्टमर है उससे उसका हो सकता है 1.5 गुना ज्यादा प्रीमियम आए, he has to pay the premium, we'll give you the policy। तो ये मतलब वो 50 लाख वाला ही कर सकता है या सपोज कोई भी 10 लाख कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। ओके, हम उसको उसको डिस्क्लोज पहले हाँ, कर देना होगा, उससे उससे आपका प्रीमियम बढ़ा हाँ, होगा। उसकी लोडिंग लगेगी। ओके, कई बार अगर डिस्क्लोज नहीं भी करोगे, फॉर एग्जांपल आपने मुझे पॉलिसी दिया और हमें फाइंडिंग मिली कि अभिषेक के ब्लड शुगर भी है और ये निकोटीन भी पाया गया है, आप कैसे फाइंड करते हो? ब्लड रिपोर्ट से तो हम आपके टेस्ट कराएंगे। जितने भी पॉलिसी, जैसे मैंने अपना पॉलिसी कराया था, आज तक मुझसे तो किसी ने नहीं मांगा। वो तब आपकी सेविंग पॉलिसी थी छोटे सम एश्योर्ड के लिए थी, जब आप बड़ा सम एश्योर्ड लेने जाते हैं 10 साल तक का ले रखा है मैंने, 10 साल 12 साल 10 साल का ले रखा है, पर अभिषेक वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख की पॉलिसी है। जब आप 1 CR 2 CR पे जाते हो तब जाके, क्योंकि रिस्क ज्यादा हो जाता है और मैं आपको उसमें भी बताना चाहूंगा कि जो पॉलिसी आपने ली है और मान लीजिए आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो इंश्योरेंस इज अ गुड फेथ ऑफ बिजनेस, तो कंपनी है एवरी पॉइंट ऑफ राइट कि वो कहीं भी आपके जो क्लेम है या पॉलिसी को बंद कर सकती है या उस पर पेनल्टी लगा सकती है, कंपनी के पास ये राइट होते हैं, ठीक है। तब तो ऐसा अगर सपोज ऐसा अगर हो, तब मैंने जब इंश्योरेंस लिया था या जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था उस समय आई वाज नॉट स्मोकर, मैंने ले लिया 5 साल तक मैंने उसको प्रॉपर तरीके से प्रीमियम भी सबमिट किया। मैं 6ठे साल से मैंने स्मोकिंग स्टार्ट किया, सम टाइम कभी हाँ, मैं ड्रिंक कर लेता हूं। वो आपका कैसे उसमें नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास 2 से 3 साल का टाइम होता है जिसके अंदर कंपनी कैन रैप चेक और रिकंसाइल योर केस, वो रिकंसाइल कर सकती है। उसके बाद में आप अगर कुछ करते भी हैं तो वो सब पॉलिसी के नॉर्मल उसमें काउंट होगा। फिर आपको 3 साल तक आपको क्लेम दिया जाएगा, क्लेम या कुछ भी अगर उसकी फाइंडिंग होती तो वो पे करेंगे। ठीक है। ऐसे जैसे अभी हमने पोल कराया था इस कॉन्वर्सेशन से पहले कि क्या क्वेश्चन आप क्या व्हाट क्वेश्चन शुड आई आस्क टू द पर्सन, बहुत लोगों ने ये पूछा कि हेल्थ इंश्योरेंस हम ले तो लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस हम ले तो लेते हैं, बट प्रॉब्लम्स बहुत आती है क्लेमिंग के वक्त में। क्लेमिंग के वक्त में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, कंपनी जान के भी नहीं देती है, एजेंट का फोन ऑफ आ जाता है। उस सिचुएशन में एक इंसान जो ऑलरेडी अपने ब्रेड विनर को लाइक हो चुका है, उस वाइफ को, उसके माता पिता को क्या कुछ IRDAI ने कुछ ऐसा बना रखा है जहाँ पे उससे मिल सकते हैं, जहाँ पे अपनी पूरी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और वो अगेंस्ट द सच इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए फाइट कर सकते हैं? यस,
अभिषेक, आपने बहुत ही वैलिड और अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि देखो गुडी गुडीज तो हर कोई व्यक्ति कहता है कि पॉलिसी हुई, मैच्योरिटी आई, सब कुछ है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट जब कस्टमर परेशान हो रहा है, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, उसको कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही, मैनेजर सपोर्ट नहीं कर रहा, एडवाइजर ये जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट था वो सपोर्ट नहीं कर रहा, देन दे हैव अ प्लेस कॉल्ड ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन बेसिकली बीमा लोकपाल है, जो कि हर स्टेट में अलग अलग जगह पे बनाया गया है। जैसे दिल्ली में आसफ अली रोड पे, ठीक है, और आपके नोएडा में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे सेक्टर 15 में नया बास में बीमा लोकपाल का ऑफिस है, जो कि यूपी के कुछ एरियाज को देखता है, और वो दिल्ली एंड दिल्ली के एडजॉइनिंग जितने भी छोटे मोटे स्टेट्स हैं उनका वो आसफ अली देखता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का तालमेल ये बनाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हर समय कस्टमर को ही बेनिफिट दिया जाए। ये वर्डिक्ट जो पास होता है ये मेनली कस्टमर के लिए ही जाता है। कंपनी को पहले आपका क्या करना होता है, कंपनी के पास जाके अपना चीजें आपको बोलनी पड़ती है कि भैया मैं शिकायत कर रहा हूँ कि ये पॉलिसी आपने दी थी, ये मुझे सही से समझाई नहीं गई। फिर कंपनी के पास एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर उसने जवाब नहीं दिया या रिस्पेक्टिव जवाब नहीं दिया, तो कस्टमर हैज एवरी राइट वो जाके ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट फाइल करे, और फाइल करने के बाद में ओम्बड्समैन उस पर नतीजा निकालता है कि इस पे क्या करना है। अगर पेनल्टी लगानी है तो कंपनी में भी पेनल्टी लगाती है, मैनेजर पे भी चीजें लगती है, और उसको सही माध्यम से क्लेम या जो भी उसका पैसा वापस होना होता है वो दिया जाता है। तो दैट इज इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। भैया बहुत सारे ऐसे भी लोगों ने लिखा है कमेंट में कि बहुत सारे फ्रॉड सेलिंग भी होता है, कि जैसे गांव का एक बंदा है, चलो ठीक है आप अभी शहर में हो, यू हैव एवरीथिंग, इंटरनेट एंड एवरी एक्सेस, राइट। अब सपोज दैट एक झारखंड में कोई इंसान बैठा हुआ है एंड इज अर्निंग गुड मनी, बट वो इतना इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी उसकी बहुत कम है। कोई गया और उसको बोला कि ये इंश्योरेंस का प्रीमियम आप हमें दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, दूसरों के लाइक शीट पे उसने पॉलिसी नंबर डाला, स्टैम्प करके दे दिया। वो बंदा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसे ऐसे से कैसे बचा जाए? देखिए, इसमें कस्टमर को अवेयर होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं अभी कितने सारे स्कैम हो रहे हैं डेली बेसिस पे। पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर या बड़ा अधिकारी भी इन झांसों में आ रहा है, जो कि फाइनेंशियल स्कैम्स है। तो इंश्योरेंस में मैंने आपको जैसे ही बोला, इंश्योरेंस आप कभी भी उस व्यक्ति से ना लो जिसको आप जानते ही ना हो। क्यों बीमा हम एक पर्टिकुलर, क्यों हम, आप जैसे मैं एजेंसी में हूँ तो क्यों हम एजेंट्स बनाते हैं, लाइफ एडवाइजर बनाते हैं सराउंड में, क्योंकि हमें पता है कि इस बंदे की, और हम उससे बोलते हैं कि भाई अपनी ही मार्केट में जाए, अपने 25-30 लोगों को खोजो, उन्हीं को ही लाइफ इंश्योरेंस सजेस्ट करो, बताओ। तो उससे क्या होता है कि एक तो क्या है, उस बंदे का फेथ है। अभिषेक के पास मान लीजिए मैं गया एंड आई हैव इन फैमिली टर्म, तो अभिषेक मुझे सुनेंगे और मेरे सब्जेक्ट को भी सुनेंगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, हरीश से ये बात करनी चाहिए, और इसके माध्यम से जो भी मुझे मिलेगा वो गलत नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति को जो झारखंड में बैठे हैं, सबसे पहले चाहे वो अच्छे वेल ऑफ हो, पढ़े लिखे हो, पैसा कमा रहे हो, किसी अच्छी, या तो कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव आए, उसके आई कार्ड चेक करो, उसके क्रेडेंशियल चेक करो, आप उसके बॉस का फोन लो, उस पर क्रॉस चेक करो। कोई एडवाइजर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसका लाइसेंस देखो। उसके लाइसेंस के बारे में आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा लाइसेंस होता है जो हम लाइक इंश्योरेंस एजेंट में रूल से उससे मांग सकते हैं? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का एक आईआरडीए का कोड होता है, जो आईआरडीए बेसिकली एक एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है। इसको III इंश्योरेंस गवर्निंग बॉडी की एक संस्था है जो कि उस एग्जाम को कंडक्ट करती है, ठीक है। उस एग्जाम को कैंडिडेट पास करता है, पढ़ता है पहले उस सब्जेक्ट को। IC38 एक काइंड ऑफ गीता, जो कि सब चीज उसमें लिखा गया, इंश्योरेंस क्यों होता है, किसको देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, सारी गाइडलाइंस उसके अंदर है। वो पढ़ के वो पास होता है। जब गवर्नमेंट उसको पास होने के बाद लाइसेंस देती है, ही और शी कैन डू इंश्योरेंस बिजनेस अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। वो एनआरआई बिजनेस भी सोर्स कर सकते हैं जो हमारे लाइसेंस होल्डर है, ठीक है। जब भी, और ये लाइसेंस उस व्यक्ति को हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी अनजान आदमी आपसे पूछे कि भैया आप कैसे बीमा क्यों लें, आप अपना लाइसेंस दिखाएं। तो जैसे आप किसी भी केमिस्ट में जाके आप देखते हैं, वहाँ पे लाइसेंस होता है ड्रग डिपार्टमेंट का, कि ही इज द पर्सन जिससे कि आप इसकी रिकमेंडेड कोई भी मेडिसिन
ले सकते हो। आप जानते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, आपके पास नॉलेज है टू हाँ। टेक द राइट वैल्यू हाँ। टू द पर्सन। तो बस तो वो वही लाइसेंस हमारा यहाँ पे काम आता है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे नमस्ते कर दीजिए, जिसके पास पॉलिसी का बैकअप नहीं है, जिसने पॉलिसियां बेची नहीं है, उससे आप मत लीजिए। यू हैव योर एवरी राइट ना कि भाई मैं अपनी हार्ड एंड मनी 2 लाख रुपए का सालाना दे रहा हूँ, तो मैं इस व्यक्ति को कैसे दे दूंगा जो फोन पे ही मुझे सब चीज समझा रहा है और जिसके कोई क्रेडेंशियल नहीं है। फोन पे भी अगर कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है तो यू हैव एवरी राइट टू आस्क अ डिटेल ऑन व्हाट्सएप। आप मेल पे उससे मंगाओ, आप बोल रहे फैक्स कर दे, मुझे मेल कर दे, व्हाट्सएप कर दे, तो वो अपनी चीजें देगा। आप उसको रिकंसाइल करो, उसके बाद उससे कोई भी टर्म्स बनाइए। ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज दैट मेरी कंडीशन आज सही है, आई एम डूइंग गुड, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैंने 5 लाख रुपए साल का मैंने एक टर्म लिया, मतलब पॉलिसी ले लिया। मैंने 3-4 साल तक तो मैं दे पाया, खुदा ना खास्ता किसी प्रॉब्लम के कारण 4थे साल या 5वें साल से मैं प्रीमियम नहीं दे पा रहा हूँ। उस सिचुएशन में मेरे पैसे का क्या होगा? क्या मुझे वो मिलेगा? क्या मुझे या वो इंश्योरेंस वाले कंपनी का होके रह जाएगा? नहीं अभिषेक, आज की डेट में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी बॉन्ड में ही आपके सरेंडर क्लॉज लिखे होते हैं। सरेंडर क्लॉज होते हैं, रिवाइविंग क्लॉज होते हैं कि पॉलिसी को कब कब रिवाइव किया जा सकता है। तो आज की डेट में पॉलिसी को 2 साल के लिए रिवाइवल पीरियड है। फॉर एग्जांपल यू आर अ बिजनेसमैन, आज की डेट में आपने 5 साल तक अपनी पॉलिसी दी थी और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म था फॉर एग्जांपल, तो 10 साल में से अभी 5 साल हमारे रह गए। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप पॉलिसी को वेट करो कि जब अपना पैसा आएगा मार्केट से आप उसको रिवाइव कर लें, यू हैव 2 ईयर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, या आप सरेंडर करके उस पैसे को ले लें। उस टाइम की जो सरेंडर वैल्यू बन रही होगी कुछ पैसा कंपनी काटेगी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चलाते तो उसमें से कुछ ना कुछ कंपनी के पास एवरी राइट है वो डिडक्ट करना, वो डिडक्ट करके आपको दे देंगे। थर्ड आंसर इज आपको कंपनी प्रोराटा बेसिस पे उसके इंश्योरेंस कवर रिड्यूस कर सकती है, उसके पे आउट भी रिड्यूस कर देगी। फॉर एग्जांपल 10 लाख के हिसाब से हमें एक्स अमाउंट मिलना था, 50 लाख मिलना था, पर मैंने 5 ही दिया, तो हो सकता है आपको कंपनी उस टाइम पे 25 लाख की मैच्योरिटी दी। इंश्योरेंस कवर आपको 2 करोड़ का मिलना चाहिए था 5 लाख का, ठीक है, तो उसमें कंपनी आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे देगी क्योंकि आपने आधे साल टेन्योर पे पे किया। तो दैट इज अ 3 काइंड ऑफ अ सिनेरियो देयर विथ एवरी पॉलिसी। आपके पास रिवाइवल का टाइम पीरियड है जिसमें 6 महीने के बाद में आपको मेडिकली सर्टिफिकेट मतलब गुड हेल्थ का एग्जाम देना होता है, और आपके पास सरेंडर का क्लॉज है, आप सरेंडर से पैसा निकाल सकते हैं उस टाइम पे स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो होगी। थर्ड है जो आपको उसको प्रोराटा बेसिस पे फोरक्लोजर नहीं होता, उसमें प्रोराटा में आपकी पॉलिसी को मेंटेन कर दिया जाता है कि रिड्यूस पेड अप उसे कहते हैं। रिड्यूस पेड अप पे पॉलिसी का सम एश्योर्ड भी कम हो जाएगा, मैच्योरिटी भी कम हो जाएगी। उस 5 साल जो आपने दिया उसी के बेसिस पे नई पॉलिसी के टर्म्स आपके लिए निकल के आएंगे। बहुत सारी चीजें आपने बताया और पूरे पॉडकास्ट में, पूरे इस कॉन्वर्सेशन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखा, और मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस जो आप जानते हो हमारे इंडिया के सब लोग जाने, ताकि एक डिग्निफाइड लाइफ वो जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। छोटे छोटे 10 या 20 हजार के प्रीमियम जो आप नॉर्मली पिज्जा पार्टी करके 2 बियर पे के फ्रेंड्स के साथ थोड़ा पार्टी करके खत्म कर लेते हो, लेकिन वही 2-4 हजार रुपए अपने मंथ के लिए सेविंग नहीं करते हो, और जब प्रॉब्लम आती है आपको और आपकी फैमिली को तो आप सरकार को दोषते हो और आप अपने फैमिली को दोष देते हो कि किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। तो ये अवेयरनेस के लिए ये पूरे जिस कम्युनिकेशन यू आर लिविंग इन इंडिया, तो आपको कहते हैं ना कि हैबिटेट होता है। एक अगर छोटी चिड़िया भी होती है तो वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपना घोंसला बनाती है, ठीक है, वो पत्तों को सिलती है, वो छोटे छोटे तिनकों को लेती है, जोड़ती है। व्हेन ए स्मॉल बर्ड जिसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है वो इधर उधर की झाड़ी वाड़ी से चुन के एक घोंसला बना सकती है। तो बॉस यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप एक लर्नड लोग हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसके बाद एजुकेट हो रहे हो, जॉब कर रहे हो, एंड यू आर अर्निंग ए हैंडसम सैलरी, और उसके बाद भी अगर आप उसको एप्रोप्रिएट जगह पे नहीं लगा पा रहे तो बस आपका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई इंश्योरेंस एजेंट, कोई इंश्योरेंस मैनेजर, कोई भी बड़ा सीईओ आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। और आपकी लाइफ को अगर चेंज करना है तो यू हैव
ओनली टेक अ स्टेप Stand. अहेड और स्टैंड लेना है कि आप वो करो। और मैं सबसे बड़े मतलब मैं सबसे अपने आप को खुशकिस्मत कहूंगा कि मेरे जैसे लाखों लोग मार्केट में हैं, बट यू हैव चोजन मी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट कि मैं अपनी एक इतनी लंबी जर्नी को लोगों के बीच में शेयर कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि भाई हम एक कोई छोटा काम नहीं कर रहे। इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइजर इज वो लोग हैं जो आपकी तकदीर लिखते हैं, ठीक है। आपके वो लोग हैं जिनको आप अभी बोल रहे हैं ना कि बॉस ना आओ, ठीक है, या कल फोन करना या परसों फोन करना। बॉस यू आर डिलेइंग योर गोल्स, यू आर डिलेइंग योर ड्रीम्स। आप उसको हटा के उसको ना करके आप अपने दोस्तों के कॉल्स ले रहे हो, पर एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट अगर कोई फोन कर रहा है, यू आर नॉट टेकिंग दैट कॉल और यू आर जस्ट अवॉइडिंग हिम। तो अपनी जिम्मेदारियों से ना बचे, अपनी जिम्मेवारियों को समझें। कोई भी व्यक्ति चाहे वो 5 लाख कमाता है, चाहे वो 10 लाख कमाता है या वो 1 लाख कमाता है साल का, तो आपको अपनी जिम्मेवारियों के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपकी नीड को केटर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिसमें आप हेल्थ, लाइफ, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं, बट अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें और लोगों पर ट्रस्ट करें। आइडेंटिफाई करें कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है। हो सकता है वो लाइफ एडवाइजर जो आपको रेगुलरली बेचारा हर हफ्ते कॉल कर रहा है और जिसको आप बार्ड भी कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। आजकल तो नए तरीके आ गए हैं कि आप स्पैम कर दीजिए, तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, सबको फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड है, फ्रॉड है। fraud उसके नाम भी आगे फ्रॉड ही आ गया है, जो बेचारा इंश्योरेंस कंसल्टेंट है। तो ही हैज डिवोटेड सम टाइम, उसने उस इंडस्ट्री को चूज किया है। अगर डॉक्टर भी ऐसे ही कहने लगे कि भैया हम नहीं देखेंगे आपको, तो आपको कैसा लगेगा? तो दे आर बेसिकली फाइनेंशियल डॉक्टर टू यू, है ना, जो कि पेड है। और आपने बताया अब्रॉड में तो इसके चार्जेस देने पड़ते हैं, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर भी आप उसकी सेवा नहीं लेना चाहते हैं। जो चीजें आपको फ्री में मिलती है उसकी उसकी वैल्यू value नहीं। आप नहीं करते हो, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। और वो भी हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पे बिल्कुल भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो वैसे दिन में किसी कस्टमर के आगे रख सकता हूँ, बट इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं गवर्नमेंट्स को ये जरूर कहना चाहूंगा, या आग्रह है मेरा, है ना, जो मैंने इस इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया, जितने भी लोगों को मैं इंश्योर कर सका, जितने भी लोगों के जीवन में बदलाव ला सका, कि गवर्नमेंट को इसको व्हीकल इंश्योरेंस या और इंश्योरेंस की तरह मैंडेटरी करना चाहिए डे 1 से। किसको? हेल्थ इंश्योरेंस को? दोनों को, लाइफ एंड हेल्थ दोनों को, Okay, ठीक है। क्योंकि mandatory। गवर्नमेंट कब तक सब लोगों का बोझ लेती रहेगी, सही बात है। ठीक है। आज की डेट में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आज की डेट में इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, हमने कभी नहीं देखे राइट। कि 100 पेड़ एक ही दिन में टूट गए। मैं भी बड़ा हुआ हूँ, आप भी बड़े हुए हैं, Exactly। पर कभी नहीं देखे। नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, साइक्लोन्स आएंगे, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी। तो बॉस आपको ये एक मैंडेट गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि अगर ये अधिकारी या ये व्यक्ति इतनी अर्निंग करता है तो उसको इतने का लाइफ इंश्योरेंस कवर उसका होना चाहिए। मैंडेटरी हो। जब आप गाड़ी पे चढ़ते हो तो आपका वो गाड़ी का, किसी व्यक्ति का, मर्सिडीज वाले की गाड़ी का 25 लाख का इंश्योरेंस होता है, वो 2 लाख रुपए उसकी प्रीमियम दे रहा है, बट वो व्यक्ति जो अंदर बैठा हुआ उसकी इंश्योरेंस नहीं है, तो हु विल चेक? तो आपको चेक रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये मैंडेट रखना पड़ेगा। जैसे यूएस में है, यूएस में एक कहावत है, जब मैं मैक्स में था तो हमारे एक सीनियर बोलते थे कि वहाँ पे न्यूयॉर्क में क्या है कि 25वें माले से अगर कोई आदमी सुसाइड करता है, अच्छा। तो 12वें फ्लोर से उसको चेक पकड़ाया था, बॉस ये आपका डीडी, इसे लेके तब मरो। अच्छा, क्यों? मतलब क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो They are already insured। इंश्योर्ड। तो वो कहते हैं भाई लो अपना चेक भी लेते हुए मरो जाओ। फिर आराम से आप। तो दे आर दैट सेफ। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे ये होना पड़ेगा कि आज की डेट में एडुकेटली इंश्योर्ड तब होंगे लोग जब गवर्नमेंट थोड़ा सा मैंडेट रख दे। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट गवर्नमेंट ने अभी व्हीकल के लिए तो रख रखा है, बट स्टिल कल मैं IRDA के वेबसाइट पे हाँ। पढ़ रहा था कि 50% ऑफ द व्हीकल डजंट हैव इंश्योरेंस इंश्योरेंस। का क्रेज- गवर्नमेंट भी क्या कर सकती कर है जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझोगे? गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज दैट हाँ ना। गवर्नमेंट आपको परेशान तो नहीं कर सकती, क्योंकि आप वोट नहीं दोगे, फिर आप गाली दोगे। कौन सहेगा भाई तुम्हारी लाइफ? तुम समझो, मरो जियो, आई डोंट केयर। इसीलिए सोशल लाइफ को गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है। हाँ। पहले कंपनीज गवर्नमेंट देती थी कि 1.5 लाख का आपको ATC में छूट मिल गया। आज की डेट में ये भी मैं एक छोटा सा चीज आपको रखना चाहूंगा प्लीज प्लीज कि जैसे हम कस्टमर पे जाते हैं, वो कहते हैं यार मेरा तो 1.5 लाख रुपए का तो मेरा पूरा हो रखा है, मैंने तो अपना पूरा पैसा बचाया हुआ है। मैं उसको बोलता हूँ बॉस, जो आप पैसा बचा रहे हो,
1.5 लाख में हो सकता है पीएफ के अकॉर्डिंग आपने वो चीजें बचा पूरी लिया। कर ली हो, हाँ। बट व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस? हम्म, अगर आप सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप बोलो कि भैया मैं कमाता 50 लाख हूं पर मैंने 1.5 लाख का पूरा कवरेज अपना कर लिया है, मैं इसके 1 रुपया आगे नहीं जमा करूंगा, तो बॉस यू आर मिसलीडिंग योर फैमिली को और अपने को मिसलीड कर रहे हो। क्यों? जितना आपके पास पैसा है आप उस 1.5 लाख को छोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके अलग से आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, आपको टर्म कवर लेना चाहिए, मैच्योरिटी बेस्ड पेंशन प्लान लेना चाहिए। ओके। हमने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में पेंशन प्लान के बारे में बात नहीं किया, मैं भूल गया था। सो जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे आज से 10 साल पहले, तो सबका वो पेंशन अच्छा खासा मिलता था। रिटायरमेंट के बाद दे गेट अ गुड हेल्दी लाइक वन टाइम समर शॉट उनको मिलता था कि करोड़ मिल रहा है, 75 लाख मिल रहा है, 70 लाख, तो एटलीस्ट वो बहुत सारे अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल पूरा करते थे। रहे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब मस्ती चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट वो अपने पेंशन को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो हाँ। किस एज से ना बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं, अब मुझे अपने पेंशन के लिए जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसे करनी देखो चाहिए? अभिषेक, एक्चुअली क्या होता है इसमें, हमारे इसमें पेंशन के लिए जो बेस्ट एज है वो 35 से 40 की एज बोला जाता है। यहाँ से स्टार्ट होना हाँ, ही चाहिए। होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो एज है जिसमें आप कम पैसा करके भी अपने लिए कॉर्पस जोड़ सकते हो। बट अगर मैं बोलूं कि 50 साल व्यक्ति को अगले 10 सालों के लिए कॉर्पस जोड़ना है जिसमें कि उसको 2 लाख रुपए महीना है, तो वो जो व्यक्ति है वो उतना कॉर्पस जोड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास टेन्योर ही बहुत छोटा बचा है। ठीक है, तो अगर आपके पास 25 साल का टेन्योर बचा है तो यू कैन डू गुड मल्टीप्लिकेशन में आप पैसा जोड़ सकते हो और एक अच्छा कॉर्पस खड़ा करके अपने रिटायरमेंट कर सकते हो। बिकॉज मैं रिटायरमेंट के लिए बताना चाहूंगा, इंडिया इज द वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री एज फार एज रिटायरमेंट इज कंसर्न। तो लोगों के पास रिटायरमेंट है ही नहीं, लोगों के पास 60 साल तक के लिए पैसे हैं जब तक वो नौकरी कर रहे हैं। और लिविंग टू लॉन्ग इज अ मेजर थ्रेट, ज्यादा जीना ही सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अभिषेक आप देख रहे हैं कि कोई भी एल्डरली बंदा होता है, अगर पेरेंट्स हमारे फादर फोरफादर हमारे जीते हैं, जब तक जीते हैं जब तक हम उनकी दवा दारू इलाज कराते रहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, रोकड़ा होगा तो आप किसी की भी लाइफ को 85-90 तक ले जा सकते हैं। बट अगर पैसा नहीं होगा तो आप एक अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तो गवर्नमेंट में भी पेंशन नहीं है, 2002 के बाद में पेंशन नहीं है, खत्म हो गया। तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट आवरसेल्फ और हमारे को छोटा छोटा माध्यम से अपना सेविंग करना है, एक कॉर्पस बनाए जो कि हम एक रिटायरमेंट एज में भी जो लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं कम से कम उतनी ही सिमिलर लाइफस्टाइल कर सके 60 साल के बाद जी पाए। तो ये मेरा बेसिकली आपके माध्यम से ये कहने का वो है। एंड इज व्हाट वंडरफुल डिस्कशन विद यू। थैंक यू सो मच सेवियर फाउंडेशन के पॉडकास्ट के माध्यम से, और मैं सारी टीम को, कैमरामैन और अपने सपोर्टिव गाइस को भी थैंक्स करना चाहूँगा। एंड वी विल कंटिन्यू, मतलब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हम नियर फ्यूचर में भी जुड़ेंगे सो दैट मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं और आप अपने क्वेश्चंस रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन काम है कि समाज में एक गुड अवेयरनेस लेके आनी है। क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोग, आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाओगे ना तो बहुत कम अवेयर लोग हैं। मतलब ठीक है, ज़बरदस्ती किसी को ले लिया तो ले लिया, बट बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली जान के समझ के, जो बिल्कुल वेल मैनर्ड है, वेल स्टडीड है, वो कर रहे हैं। बाकी लोग उसको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा मेंटल पीस उनको छोड़ना पड़ता है और बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। Thank you so much, Harish ji, for this wonderful. My pleasure. Thank you so much. Thank you. And एक बुक हम आपको देना चाहते हैं, Man's Search for Meaning. Thank you.